ओके, सो कल हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट किया था, कहाँ पहुँचे? अच्छा, कॉटन टेक्सटाइल डिस्कस कर लिया, जूट टेक्सटाइल से डिस्कस करना है। ओके सर वो कल मैंने सर्च किया था, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया वो अहमदाबाद ही है। अगर होगा तो भी अहमदाबाद ही होगा, क्योंकि हमने देखा ना मैनचेस्टर सिटी ऑफ ईस्ट, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यस, सो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट किया था क्या हमने? नहीं किया। अच्छा, मतलब पहले तुम्हारा डिस्कस किया तब जूट की बात की थी ना हमने। हाँ, ओके। चलो, तो कॉटन के बाद जूट इज द सेकंड रैंक्ड मेजर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भाई सेकंड रैंक है, मेजर इंडस्ट्री है, बट इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है, इसीलिए ये इंडस्ट्री अभी डाउनग्रेडिंग है। ओके, इंडिया होल्ड्स फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट एंड गुड्स मेड फ्रॉम द जूट। तो फर्स्ट प्लेस है इंडिया का, देखो चाइना से भी आगे हैं हम इसमें। तो इंडिया इज एट सेकंड प्लेस आफ्टर द बांग्लादेश इन द एक्सपोर्ट ऑफ जूट। मतलब ये क्या, तो फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन में हम फर्स्ट प्लेस में हैं और यूज भी हम ज़्यादा करते हैं, बट अगर एक्सपोर्ट करने की बात करें तो भी हम सेकंड पे हैं। फर्स्ट पे है बांग्लादेश, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। हमारा तो देश ही इतना बड़ा है तो हमारा कंजम्पशन भी है, बट प्रोड्यूस में हम एक नंबर पे हैं of the jute total production. West Bengal produces about 80%। देखो यही हुगली रिवर के आसपास, तो मैं कौन सी रिवर के आसपास जूट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो हुगली रिवर, वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ओके, सो वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसेस अबाउट 80%, आंध्र प्रदेश अबाउट 10% एंड रेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय दी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम एंड त्रिपुरा। सो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तो यू कैन से द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ पर ही प्रोड्यूस होता है। मच वाटर इज नीडेड टू प्योरीफाई द जूट। जूट को प्योरीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। ओके, हुगली रिवर की बैंक्स पे ही है जितनी भी इंडस्ट्री मिल्स है वो। This industry is concentrated in the West Bengal due to the cheap labor force. वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा क्यों है? एक, कंटिन्यूस पानी चाहिए, वो हुगली रिवर से मिल जाता है, वहाँ पे चीप लेबर मिल जाता है, मतलब लोग काम करने के लिए रेडी है लो वेजेस पे भी। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि यार ये तो बहुत कम पैसे है, थोड़े ज़्यादा दो, लोग काम करने के लिए रेडी है। ओके, तो चीप लेबर फोर्स, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कवरेज, तो बैंक भी वहाँ पे है, इंश्योरेंस कवरेज भी है, एंड पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज। वेस्ट बंगाल के पास पोर्ट भी है एक्सपोर्ट फैसिलिटी के लिए। पोर्ट हो तो देखा था हमने स्टार्टिंग की इंडस्ट्री में, मतलब ये चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने बात की कि पोर्ट्स होगा तो वहाँ पे बिजनेस करना इजी हो जाएगा। ओके, पोर्ट्स तो होना ही चाहिए, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रेड बिजनेस करने के लिए इजी हो जाता है। Today the demand for jute has decreased because of other options in the packing material for goods। तो वही मैंने पहले बताया वैसे कि गुड्स की डिमांड ही नहीं है जूट की, इसीलिए अब इसका जो वैल्यू है ओके वो डाउन होते जा रहा है। प्रोड्यूसर तो है हम फर्स्ट नंबर के, लेकिन उतनी भी ज़्यादा डिमांड नहीं है। ओके, तुम ही सोचो हम आज की डेट में कितना जूट यूज़ करते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे तो चलेगा। ओके, बहुत कम यूज़ करते हैं। हाँ, कई कई जहाँ पे बनता है वो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा, डिमांड ही नहीं है। तो अगर हमारे पास डिमांड है तो हम मंगवाएंगे भाई, कि वेस्ट बंगाल से, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, बिहार से मंगवाएंगे, लेकिन हमारी डिमांड ही इतनी नहीं है। हाँ, शुगर केन की डिमांड है तो देखो शुगर केन महाराष्ट्र से मंगवाते हैं, यूपी से मंगवाते हैं, तो शुगर केन कैसे मंगवाते हैं, और फिर उसमें से गुड़ है और चीनी है और जूस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। Jute industry is facing such problems like more cost of production की कॉस्ट ज़्यादा है, एंड डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ द जूट इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में जूट की डिमांड कम हो गई है और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, इसीलिए ये इंडस्ट्री डिग्रेडिंग है। अंडरस्टूड? हाँ, तो सर उसकी कॉस्ट कम होगी? कॉस्ट कम होगी, हाँ, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कॉस्ट कम होगी, लेकिन वही कॉस्ट में हमें दूसरा मिल जाता है, वही कॉस्ट में। दैट्स वाई वी आर नॉट टेकिंग। जैसे कि अभी मोदी जी 1-2 साल पहले नहीं बोलते थे वो क्या पहनो, वो
गांधी जी क्या पहनते थे? खादी। खादी। तो खादी पहनो, खादी पहनो, ओके। और गांधी जी को भी काफ़ी टाइम हुआ वो नहीं, इसीलिए तो पर्टिकुलरली 150 ईयर्स होने वाले थे, तो इसीलिए ये अपना स्वच्छ भारत अभियान भी उसी टाइम पे आया था, ओके। 1869 गांधी जी का बर्थ ईयर, ओके। एंड 2019, ओके, तो अराउंड 150 ईयर्स हो गए ना। सो उसी टाइम पे स्वच्छ भारत अभियान भी था, और सबको ऐसे खादी पहनो, तुम गवर्नमेंट बसेस देखो, गवर्नमेंट ऑफिस देखोगे, खादी पहनो, स्वदेशी अपनाओ एंड ऑल। मुझे भी बहुत ऐसा हो, हाँ यार थोड़ा हम नेशन को हेल्प करें, ओके। दूसरा कुछ पहन रहा है, इससे अच्छा खादी पहनते हैं, तो वो लोग भी थोड़ा अर्न करें। अब गए तो इतना महंगा, मैं देखने गया तो बहुत महंगा, क्यों? प्रोड्यूस ही इतना नहीं हो रहा है, और फिर अचानक से डिमांड बढ़ जाए तो वो महंगा बेचेंगे फिर, ओके, लाइक दैट। सो अगर डिमांड धीरे 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 बढ़े तो उसकी प्राइस भी ग्रेजुअली बढ़ेगी। अचानक से कोई आएगा, अभी मोदी जी आके बोलेंगे कि भाई चलो ये करना है, ओके, तो अभी लाएंगे कहाँ से? अभी बोल रहे हैं हमें अभी टेम्पल इनोग्रेशन है, ओके, अयोध्या, तो 22 जनवरी को भी दिवाली है, ओके, दिए जलाने हैं। तो आज ही मैम सब साफ कर रहे थे, ये दिवाली का अभी तो पड़ा हुआ है, सब कुछ वहाँ डाल देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर से दिवाली है मैंने बोला कि अभी मत डालो, ओके, जलाना पड़ेगा। अचानक से डिमांड अभी देखो, जिसके घर पे होगी वो होगी, अदरवाइज देखो इन 15 डेज बाहर दिए मिलने शुरू हो जाएंगे, 15 डेज। वैसे तो जो वो नर्सरी और वो है ये रोड पे कंटिन्यूअस मिलते ही है, ओके, 12 मंथ्स कंटिन्यूअसली ईयर राउंड, बट जहाँ नहीं मिलते वहाँ भी मिलने शुरू हो जाएंगे, ओके। तो दैट इज़ द थिंग, जिसकी डिमांड अचानक से बढ़ जाए तो फिर वही अर्निंग, वही बिजनेस का तरीका होता है। डिमांड है वैसे, जैसे हम वेजिटेबल्स की डिमांड कैसे बढ़ जाती है अचानक से, ऑनियन, टोमेटो, ओके, अचानक से बढ़ जाती है, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, सिल्क इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, नाउ सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिल्क प्रोडक्शन हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन, बहुत ही पुराने समय से, बहुत पुराने, हमारे राजा महाराजा बहुत कुछ, मतलब उनके कपड़े सिल्क के होते थे। आफ्टर चाइना, इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द सिल्क प्रोडक्शन। चाइना के बाद सेकंड है इंडिया। इन इंडिया 4 टाइप्स ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस, दीज आर मलबेरी, इरी, तसार एंड मूगा। तो ये सिल्क के टाइप है, ये 4 टाइप के सिल्क इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, मलबेरी, एरी, तसार एंड मूगा। टुडे देयर आर अबाउट 300 सिल्क वीविंग मिल्स इन इंडिया। तो अराउंड 300 सिल्क वीविंग मिल्स भी हैं इंडिया में। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग सिल्क्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर ज़्यादा सिल्क मिलता है, ओके। सिलिकन क्लोथ्स आर एक्सपोर्टेड टू द यूरोप, अफ्रीका एंड गल्फ कंट्रीज। तो यूरोप को, अफ्रीका को और गल्फ कंट्रीज को सिल्क बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। बहुत ही क्वालिटी, मतलब अगर हमारे टाइप का एटमोसफेयर है, भरूच, अहमदाबाद, हैदराबाद वो साइड, ओके, तो टेम्परेचर वेट भी रहता है, ओके, मतलब ह्यूमिडिटी रहती है, सो गर्मी लगेगी ज़्यादा। तुम सिल्क पहनोगे शादी में, सपोज तुम सिल्क ले लगे और पहन लिया तो उसमें गर्मी लगेगी, अदरवाइज लुक में बहुत अच्छा लगता है, शाइन करता है ना, वो लस्ट्रियस होता है, ओके, सिल्क। और मैं गया था जब मैं बेंगलोर में जॉब करता था तब, ओके, तो एक बार जब रामेश्वरम और तमिलनाडु घूमने गया तो एक मॉल में गया था चेन्नई में, वहाँ का फेमस है चेन्नई सिल्क ऐसे। तो मॉल में गया ना, तो 5 फ्लोर का 5 स्टोरी बिल्डिंग थी पूरी, 5 स्टोरी, 5 ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो स्टेयरकेस है ना, स्टेयरकेस वहाँ से चढ़े, वहाँ स्टेयरकेस हम जब अप करें तभी वहीं पे वो नहीं, बाहर स्टैचू लगाए हुए होते, उस पे कपड़े लगाए हुए होते, तो वहीं से शुरू, और सिर्फ साड़ी ही साड़ी, साड़ी ही साड़ी, और सारी सिल्क की। और उनके पास 100 रुपीज़ से ले करके 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक की साड़ी भी थी। सोचो, 100 रुपीज़ की साड़ी, वो भी सिल्क की, और 50 लाख की साड़ी, करोड़ की भी थी, वो भी सिल्क की, बट सब में डिफरेंट डिफरेंट। 100 रुपीज़ की है तो उसमें सिल्क, लेकिन लो क्वालिटी और क्वांटिटी भी कम, ओके। और वो जो करोड़, लैक्स एंड करोड़ वाली सिल्क साड़ी थी, उसमें क्वालिटी भी अच्छी, क्वांटिटी भी ज़्यादा, और बीच बीच में गोल्ड थ्रेड,
ओके, गोल्ड के थ्रेड, गोल्ड तो कितना महंगा होता है भाई, तो गोल्ड के थ्रेड तो फिर और महंगा हो जाएगा, बट पहनने वाले जिनके पास है वो लोग पहनेंगे। अभी अंबानी की शादी में नहीं बोलते, उसकी बेटी की शादी हुई तो 700 करोड़ रुपीस खर्चा हुआ। कितना? 700 करोड़, 700 इंटू 10⁻⁷, मतलब 7 × 10⁻⁹, इतना खर्चा हुआ, तो भाई वो लोग करेंगे लाइक दैट। हाँ, सो beside these also are exported to Germany, Singapore, USA, Kuwait, Malaysia, Russia. In international market, Indian silk is facing a tough competition from the China. China बहुत tough competition दे रहा है Indian silk को। Okay, so ग्राफ ये अगेन मैप तो हम देखेंगे ही, बट ऊपर से अगर देखना हो तो देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो कोयम्बतूर, मदुरई, चेन्नई, पुणे, मुंबई, जलगांव, सूरत, वडोदरा, राजकोट, सब जगह वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो मिर्ज़ापुर, जयपुर, बीकानेर, गुड़गांव, आगरा, ये सब देखो जम्मू कश्मीर में भी है। ओके, एंड सिल्क टेक्सटाइल अनंतनाग, ओके, श्रीनगर, ओके, सब जगह है। यहाँ पे साउथ में भी कर्नाटका बोला ना, तो मैसूर, कोलार, कोलार मतलब KGF वाला कोलार, कोलार, बेंगलुरु, ओके। तो ये सब मैप वर्क में हम वापस डिटेल्ड में देखेंगे, लेकिन पूरा बताया गया है कि यही मेन है। ओके, मतलब देखो इसमें जूट नहीं दिखाया गया है क्योंकि अगेन डिग्रेडिंग इंडस्ट्री है। तो कॉटन टेक्सटाइल, वुलन एंड से सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ना वुलन टेक्सटाइल अभी देखते हैं आगे। सो ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर नॉर्थ तो होगा ही। एज ए कॉटेज इंडस्ट्री द हिस्ट्री ऑफ वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वेरी ओल्ड। जैसे कि कॉटन बहुत पुराना है, सिल्क बहुत पुराना है, वैसे ही वुलन इंडस्ट्री भी इंडिया की बहुत पुरानी है। मैक्सिमम वुलन टेक्सटाइल मिल्स आर इन पंजाब। ज्यादातर कहाँ पर है? पंजाब में है। जूट ज्यादातर कहाँ पर है? तो पढ़ा, जूट ज्यादातर कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, हुगली रिवर के आसपास, यस, वेस्ट बंगाल। कॉटन ज्यादातर कहाँ पर है? तो कॉटन महाराष्ट्र, गुजरात, MP, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, वहां पे कॉटन ज्यादा। सिल्क ज्यादा कहाँ पर है? तो एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, ये नीचे की साइड। हाँ, कर्नाटका, तमिलनाडु, हाँ, बेंगलुरु मतलब कर्नाटका, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर में भी है। ओके, समझ में? ज्यादातर कहाँ पे है वो याद रखो। वापस मैप का तो हम याद रखेंगे, लेकिन अगर ज्यादातर याद रखा तो थियरी में याद करने के लिए तकलीफ नहीं होगी। हाँ, सो पंजाब में ज्यादातर है, याद रखना, वुलन टेक्सटाइल। नेक्स्ट कम्स महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी है नेक्स्ट। देयर आर वुलन टेक्सटाइल मिल्स इन उत्तर प्रदेश आल्सो। अहमदाबाद, जामनगर इन गुजरात आर सेंटर्स ऑफ वुलन क्लोथ्स। अदर मेजर सेंटर्स आर बीकानेर, जयपुर, राजस्थान। देखो अहमदाबाद में कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, ओके, बट GIDC सबसे बड़ी अंकलेश्वर वाली है। सबसे बड़ी GIDC जो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो अंकलेश्वर में। पॉल्यूशन सबसे ज्यादा अंकलेश्वर में है, ओके, बट इंडस्ट्री तो बाकी सब जगह भी है। अगर हमारी सबसे बड़ी है, ऑब्वियसली जो हमारी प्रोडक्ट्स है, हम ऐसा नहीं बोल रहे, अच्छी ही प्रोडक्ट्स है सारी, लेकिन GIDC एशिया की सबसे बड़ी GIDC है हमारे अंकलेश्वर, एशिया की सबसे बड़ी। ओके, पूरी इंडिया में भी मतलब ऐसी GIDC। अब तो दहेज में भी बड़ी मतलब ग्रोथ हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, फिर हजीरा में भी एक्सपांशन हो रहा है। अहमदाबाद में, वडोदरा में जो है वो है, क्योंकि वो तो बीचों बीच है ना भाई, वहाँ थोड़ी एक्सपांशन कर सकते हैं। रेसिडेंशियल एरिया आ गया, वापस कैपिटल है, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो गांधीनगर ग्रीन सिटी ग्रीन नहीं रहेगी फिर। हाँ बोलो। सर मतलब जो बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देती है, जो मतलब हमें चैप्टर में पढ़ा है पहले कि इलेक्ट्रिसिटी और वो सब प्रोवाइड करती है, फिर 5 years के लिए टैक्स मिलेगी, तो वो सब उस प्लेस पर भी होता है? किस प्लेस पर? मतलब GIDC हो गया, फिर हाँ, यस होता है, यस होता है, वो प्लेस पे भी होगा। मतलब होगा क्या कि गवर्नमेंट जब जमीन देगी, बेसिकली तो किसी के पास कोई इंडिविजुअली इतनी ज्यादा लैंड तो ओन नहीं करेगा, तो बारी बारी करके, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट फार्मर के पास से, या अगर किसी के पास भी नहीं है तो वो लैंड तो गवर्नमेंट की है, ओके, फिर बारी बारी धीरे धीरे करके फार्मर से लैंड ले लिए वो। अब बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया है तो वो एरिया फिर बड़े बिजनेसमैन को देंगे। जैसे कि भाई टाटा को नैनो वाला प्रोजेक्ट डालना था, ओके,
तो वो पहले था वेस्ट बंगाल में, बट वेस्ट बंगाल में उनको डालना था क्योंकि ये सब बैंक्स, इंश्योरेंस, ये वो, और उनका जो एक्सपोर्ट, क्योंकि टाटा नैनो मतलब क्या, तुम्हें मेन वो चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और मिनरल्स ज़्यादा कहाँ पर है, वही साइड पे है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वही पार्ट में है ना। ओके, मिनरल्स ज़्यादातर, यहाँ पर तो ऑयल एंड वो सब है, तो ये कॉटन और वो सब है। ओके, बट मिनरल्स की बात करें हम तो वो वहाँ है, तो उनको ट्रांसपोर्ट वो सब, मतलब वो भी बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस उनको वहाँ एस्टेब्लिश करना था। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने हाँ तो बोला था, लेकिन कंटिन्यूसली एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब कि हाँ भाई आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ डालो। अब इसी टाइम पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी। 2002-3-4 की बात है। उनको पता चला कि भाई रतन टाटा ऐसे फंसे हुए हैं, उनको प्लांट शुरू करना है और वहाँ से अप्रूवल मिल नहीं रहा है, तो डायरेक्टली बोले कि फ़ोन लगाओ रतन टाटा को। उसको बोला, किसको, वो जो असिस्टेंट होता है, पीए होता है उसको, तो असिस्टेंट को फ़ोन लगाया। असिस्टेंट ने बोले चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी आपसे मिलना चाहते हैं। बोले क्यों, मुझे क्या काम है, मुझे नहीं काम है कुछ। बोले उनको काम है चीफ मिनिस्टर को। ओके ठीक है, फिर आए मिलने के लिए। बोले कि पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी कि रतन टाटा को क्या चाहिए, वो कहाँ रिक्वायर्ड है, क्या क्या चाहिए, सब कुछ। बोले वहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पेपर साइन नहीं किए, और सब ये सारी जो तुमने बोला वो सब, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी कंटिन्यूअसली, वाटर सप्लाई मिलेगा, ये वो, तो जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तब मिलेगा ना, बैंक नज़दीक होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, रोड होने चाहिए, सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा देरी हो रही थी वहाँ पर। मिलने आए और बोला कि हाँ मुझे पता चल गया आपको टाटा नैनो एस्टेब्लिश करना है एंड ऑल। बोले वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, चल रही है बात। बोले मेरे पास गुजरात में ऐसी ज़मीन है, लैंड है, जहाँ पे आप ये कर सकते हो। बोले कहाँ है ज़मीन। बोले जिस ज़मीन पे आप खड़े हैं वही ज़मीन है। ऐसे खेत में, खेत टाइप है, बैरन लैंड पे ही मीटिंग करने के लिए बुलाया था। बोले जिस ज़मीन पे आप खड़े हुए हैं यही ज़मीन है, देख लीजिए। तो ऐसे पूरा देखा, ऐसे ऐसे ही देख लिया गोल घूम के। इतनी ज़्यादा लैंड, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं रिक्वायर्ड थी, और ज़्यादा दे दी, जितना चाहिए उससे ज़्यादा दे दिया। जितना रिक्वायर्ड था रतन टाटा को उससे ज़्यादा ही दे दिया मोदी जी ने। तो बोले कि हाँ ये तो अच्छा है, मैं तो खुश हूँ, लेकिन इसके लिए सब अप्रूवल, यही सब के बैंक, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सब ये सब काम काज करने में बहुत महीने बीत जाते हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो बोले मैंने सब कुछ रेडी रख के रखा है। तो पेपर्स डायरेक्ट लाए, ये रहे पेपर्स, आप हाँ बोलो अभी साइन कर देता हूँ। सब कुछ रेडी, सारे पेपर्स रेडी। ओके, आपके हाँ बोलने की देर है। अब सोचो ऐसे करोड़ों का बिजनेस करना है, तो रतन टाटा तो बिजनेसमैन है, सोचेंगे तो सही। बोले लेकिन मुझे थोड़ा, अब उनको जितनी ज़मीन चाहिए थी उससे ज़्यादा दे दी। ओके, पेपर रिक्वायरमेंट जो वहाँ फंसे हुए थे, अप्रूव नहीं हो रहे थे, बोले कि आप बोलोगे तो अभी साइन करता हूँ, सारे अप्रूव अभी के अभी हो जाएंगे, आपके सामने ही अप्रूव, मैंने चीफ मिनिस्टर ने साइन कर दी, बात खत्म। ओके, फिर भी एज अ बिजनेसमैन सोचना पड़ेगा यार, ये तो मतलब इतना प्रॉफिट कैसे, इतना जल्दी जल्दी सब कैसे। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। तो मोदी जी ने बोला जो डिसीजन मिनट्स में नहीं होता ना, वो डिसीजन ही नहीं होता। ऐसे जो डिसीजन 1 मिनट में नहीं होता ना, वो डिसीजन ही नहीं होता। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, जो आपको चाहिए वो सब दे दिया, अभी भी आप बोल रहे हो सोचना। तो 1 मिनट 2 मिनट सोचा, बोला डन, और फिर कर दिया। तब जाके टाटा नैनो प्रोजेक्ट गुजरात को मिला, और फिर तब रिलेशन स्टार्ट हुए टाटा फैमिली के साथ। और फिर मतलब रिलेशन वैसे तो थे बट इकोनॉमिकल रिलेशन। ओके, फिर बहुत ज़्यादा बिजनेसेस आए एंड और अब तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। सो बोले कि तब तो गवर्नमेंट नए नए थे, मोदी जी पहला टाइम पीरियड था, पहले 5 साल थे एज अ चीफ मिनिस्टर। ओके, गुजरात का ग्रोथ करना है, तो बोले कि 1 रुपये में ये काम, ये इतना सारा बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस मिल गया गुजरात को। 1 रुपये में करोड़ों का बिजनेस, बोले उस टाइम पे ये जो कॉल किया था ना उसकी कीमत 1 रुपये थी, जो
पीए के पास कॉल करवाया था, वो 1 रुपए थी, तो बोले कि 1 रुपए में करोड़ों का बिजनेस कर दिया मोदी जी। सो इट डिपेंड्स कि तुम्हारा गवर्नेंस कैसा है। हाँ, सो पंजाब में तो है ही, और फिर बाकी जगह अदर मेजर बीकानेर, जयपुर, राजस्थान, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एंड बेंगलुरु इन कर्नाटका। इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस वुलन कारपेट्स, वुलन कारपेट्स भी हम प्रोड्यूस करते हैं। ओके, वुलन क्लोथ्स इज एक्सपोर्टेड टू अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस एंड रशिया। तो रशिया है, यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ पर भी हम वुलन क्लोथ एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल है ना, वो तो इतनी अच्छी है सब कि वो बहुत डिमांड में है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। ओके, हम जब बहुत साल पहले, आज से मतलब 12-13 साल पहले राजस्थान गए थे, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे ये बोला ना बीकानेर और वो जयपुर, वैसे वैसे कारपेट्स थे। एक कारपेट कितना बड़ा पता है? तुम लोग जो बैठे हुए हो ना, उतना बड़ा कारपेट। तुम लोग ऐसे पूरा, जैसे सपोज 9 चेयर्स रख, 9 नहीं मतलब ये जितनी भी है 5 5 5 15 चेयर्स है, उतना बड़ा कारपेट। ओके, तो उतना बड़ा कारपेट उन्होंने फोल्ड कर करके एक हैंकरचीफ जैसा, रुमाल जैसा करके पॉकेट में रख दिया। सोचो सोचो, ये क्वालिटी सोचो, इतना बड़ा कारपेट ऐसे तुम देखोगे, मतलब तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो ऐसे फोल्ड कर करके और गंदा भी नहीं हो सकता, मतलब कि कितना भी गंदा हो, तुम ऐसे 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 छिड़कोगे तो वो सारी धूल अपने आप निकल जाएगी, ऐसे ही, कुछ धोने की जरूरत नहीं है। बोले नहीं, हम विश्वास नहीं करते। तो बोले जाओ, बोले मिट्टी थी, बोले जाओ जूते निकालो, पैर गंदे करके आओ, कारपेट पे आओ, ऐसे ऐसे सब करो, रब करो, जो करना है करो, मिट्टी ऐसे हाथ से लेके आके डाल दो तो भी चलेगा। और फिर ऐसे 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 क्या सारी मिट्टी गई, सोचो। बट उसके फिर चार्जेस होते हैं वैसे, वो हमें पे करने पड़ेंगे। ओके, बट है ऐसी चीजें। अभी जो प्रिंटेड आता है ना, वो हाथ से प्रिंट करते हैं, आज की डेट में भी हाथ से, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोला, हैंडीक्राफ्ट है तो फिर ज्यादा कॉस्ट होगी। इसने सब कुछ तबाही मचा के रखी हुई है। किसने? सिंथेटिक टेक्सटाइल। ये आया इसलिए ये हमारा कॉटन गया, वैसे है बट सबके ऊपर इफेक्ट क्यों आई? सिंथेटिक आया इसलिए, आर्टिफिशियल। ओके, सिंथेटिक आर्टिफिशियल है। कॉटन भाई नेचुरली, ओके, एग्रीकल्चर। वुलन अगेन एनिमल, नेचर ही बोलेंगे हम। ओके, सिल्क अगेन एनिमल, और से हम नेचर ही बोलेंगे। ओके, बट जूट, जूट अगेन वही आया, नेचुरल। ये आया ना, सब खत्म। चीपर मिल गया, बहुत ज्यादा लस्ट्रियस मिल गया। ओके, बाहर जितना जल्दी हो गया, टाइम पीरियड भी कम हो गया। हाँ, अट्रैक्टिव, यस। ओके, सो द क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर मेड बाय द मैन इज, देखो इक्वालिटी देखो, ऐसा ही नहीं, क्यों? स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। does not retain wrinkles, मतलब कि जो wrinkles हो गई है, ओके, वो रिटेन नहीं होगी, वो चली जाएगी सिंथेटिक में। Hence this industry has developed very much, बहुत ज्यादा डेवलप हुई, और रिलायंस ने इस पे काम किया, बहुत आगे ले गए सिंथेटिक को। क्यों? क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर जो बनता है, उसका जो रॉ मटेरियल है, तो इतनी बड़ी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी है, उसमें बाई प्रोडक्ट मिलता है, बाई प्रोडक्ट। इसका रॉ मटेरियल पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का जो हम रिफाइन कर रहे हैं, उसका बाई प्रोडक्ट है। तो ये जो मिल्क, अमूल मिल्क की हम थैली लेके आते हैं, वो पॉलीथीन, प्लास्टिक, ऐसे वो एक्रेलिक और वो सारे कपड़े, वो सब इसके बाई प्रोडक्ट से बनते हैं। सोचो, बाई प्रोडक्ट मतलब क्या? तुम्हें वो बनाना नहीं था लेकिन बन गया, वो है बाय प्रोडक्ट। ओके, और उससे ये पूरा बिजनेस, तो इसीलिए फिर रिलायंस बहुत ऊपर है अभी भी। क्यों? क्योंकि रिफाइनरी तो चल ही रही है ना। जीन्स पैंट सिंथेटिक प्रोडक्ट, हाँ, सिंथेटिक, जीन्स भी सिंथेटिक है। The cotton fibers are mixed with the synthetic fibers to get mixed variety of clothes. देखा होगा तुमने, अगर कॉटन भी तुम परचेस करने जाओ तो बोलते हैं कि वैसे तो सब लोग ऐसे मुंह पर तो बोल देते हैं कॉटन है, कॉटन है। एक्चुअल में कितना कॉटन है? कॉटन कितना है? जैसे मैंने बोला ना, 100 रुपीज की भी सिल्क साड़ी होती है और करोड़ों की भी होती है। सिल्क कितना है भाई उसमें? ओके, बोलेंगे भाई 1%, जैसे वो बिस्किट और वो सब में नहीं आता कि भाई
नेचुरल वो क्या क्या रागी बिस्किट, अभी रागी कितना डाला उसमें 0.1% रागी बिस्किट, ऐसे जूस नहीं आते, ऑरेंज जूस ये वो क्या क्या आता है, ट्रॉपिकाना, रियल जूस, ओके। टैंग में तो कुछ नहीं होता टैंग में तो जूस होता ही नहीं है, वो तो रसना है, रसना वाला आता था ना, वैसे टैंग है, वो तो सब कुछ आर्टिफिशियल है। इसमें एटलीस्ट 4%, 5%, 10% जूस होता है, बाकी सब कुछ नहीं, ओके। सो दैट इज द थिंग, कितना डाला है उसके ऊपर हमें बोल देते हैं कि भाई नेचुरल है, नेचुरल कितना है, कुछ भी चीज हो ध्यान से देखो। अब तो ये भी बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है, हर्बल बोल देंगे, आयुर्वेदिक बोल देंगे, नेचुरल बोल देंगे, कुछ नेचुरल नहीं होता। वो कैसे पता चलेगा, डिटेल्स पढ़नी पड़ेगी, वो छोटे छोटे हैंड राइटिंग्स में लिखी होगी वो पीछे। हाँ तो सर गवर्नमेंट ने ऐसा कह दिया ना कि आप लोग ब्रांडिंग के लिए कुछ भी छाप कुछ भी सकते हैं, हाँ पीछे यस करेक्ट, गवर्नमेंट ने बताया है कि भाई तुम्हें करना है तो गवर्नमेंट ने भी बोला कि भाई तुम्हें करना हो तो करो, बट तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं है, तो एटलीस्ट पीछे तो पीछे लेकिन लिखनी पड़ेगी। तो आगे लिख देते हैं, अभी देखो घर जाके टोमेटो सॉस हो ना घर पे तो देखना किसान टोमेटो सॉस, ओके, तो उसके ऊपर पीछे लिखा हुआ है इसका किसान के साथ कुछ लेना देना नहीं है ओके। सो मतलब कि कोई ऐसा है ही नहीं, मतलब हम क्या सोचेंगे कि यार वेरी रॉ है, वेरी प्योर है, ऐसे ऐसा नहीं है, ओके। कुछ भी ऐसे नेचुरल ऐसे ही बना देंगे, वो शुगर फ्री, ओके, शुगर फ्री, मतलब उसमें स्वीटनेस कहाँ से आई भाई सो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, वो और ज्यादा महंगा हो जाता है, ओके। तो बहुत कम है, बहुत ज्यादा ऐसे मिलावट हो गई है, ओके। इसीलिए तो हम देखो अच्छा खाना खाए तो अच्छे खाने में भी मिलावट है, तो सोचो जंक फूड में तो बात ही नहीं कर सकते। अगर हम बोले कि हम जंक फूड नहीं खाते, घर का खाना खाते हैं, ओके, सब्जी रोटी दाल चावल खाते हैं, भाई उसमें भी मिलावट है, ओके। वो दाल चावल सब्जी रोटी भी आर्टिफिशियल है, उसमें भी आ गया है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ओके। कोई भी फर्टिलाइजर डालो तो 4 महीने का क्रॉप 2 महीने में हो जाता है, फिर हम वही खाएंगे, बोले इतना खाया है, न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है, पेट भर गया, डाइजेस्ट हो गया, टॉयलेट जाके आ गए, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ग्रोथ नहीं हो रहा बॉडी का, कहां से होगा, डुप्लीकेट चीजें खा रहे हैं हम, दैट इज द थिंग, ओके। हाँ, सो मेन प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री आर केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एक्सेट्रा। द अदर सेंटर्स सूरत, अब ये सिटीज है, सूरत, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड मोदीनगर। ये कहाँ है भाई, पता नहीं, मोदीनगर, ओके, गुजरात में ही होगा बट कहाँ है पता नहीं, ओके। नेक्स्ट अब आता है हम ये इससे अब हट के क्लोथ और फाइबर से हम हटकर अब दूसरी सब चीजें देखते हैं इंडस्ट्रीज में। तो शुगर इंडस्ट्रीज मेकिंग जैगरी फ्रॉम शुगर केन जूस इज वेरी ओल्ड इंडस्ट्री इन इंडिया, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री स्टैंड सेकंड आफ्टर द टेक्सटाइल इन एग्रेरियन इंडस्ट्री इन इंडिया, मतलब एग्रो बेस्ड जो हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद कौन आता है, शुगर इंडस्ट्री। After reaping the crop of sugarcane, it has to be squeezed within 24 hours so that the amount of water is not reduced. मतलब कि जब भी तुम हार्वेस्ट करो 24 आवर्स में उसका जूस निकाल देना है। सोचो तो हम जो जूस पीते हैं वो कितना फ्रेश है, क्यों फ्रेश है, क्योंकि अगर फ्रेश नहीं है तो उसमें वाटर कंटेंट कम है, वाटर कंटेंट कम है मतलब कि उनको ज्यादा जूस देना पड़ेगा। सोचो वाटर कंटेंट ज्यादा है तो सपोज तुम्हारा 200 ml का जूस है तो उसमें ओरिजिनल जूस कम है, वाटर कंटेंट ज्यादा है, लेकिन जितने देरी होगी वैसे उसमें से वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट। अब सेम 200 ml का ग्लास भरने के लिए पहले तुम 1 शुगर केन निकालते थे, अब 2 शुगर केन का जूस निकालोगे तब जाके ये ग्लास भरेगा। तो जो जूस बेचते हैं उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, वाटर कंटेंट बना रहे। सो जितना जल्दी, इतना जल्दी तो नहीं होगा कि मतलब आज हार्वेस्ट किया और 24 आवर्स में हमें नहीं मिलेगा। सपोज हम जो जूस पीते हैं वो आता है महाराष्ट्र से, तो 24 आवर्स में थोड़ी शुगर केन यहाँ पहुंच जाएगी, पहुंच सकती है बट हर बार नहीं पहुंच जाएगी, ओके। सो दैट इज दिस थिंग, उस 24 आवर्स में उसका जूस निकाल देना चाहिए सो दैट वाटर रिड्यूस ना हो, अदरवाइज इट्स शुगर कंटेंट विल डिक्रीज, वाटर भी जाएगा, शुगर कंटेंट भी ऐसा ही हो जाएगा, क्वालिटी डिग्रेड। That is why sugar factories are located near sugar cane growing centers.
और इसीलिए शुगर फैक्ट्रीज शुगर केन जहाँ ग्रो होती हो उसी के आसपास रखनी चाहिए। जो फैक्ट्रीज है जिसमें से जैगरी और वो सब बनाना है, ओके, चीनी बनानी है, शुगर बनानी है, उनकी बात चल रही है, जूस की बात नहीं चल रही। शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात एक्सेट्रा। दिस इंडस्ट्री इज डेवलप्ड इन गुजरात एट बारडोली, गंदेवी। ये क्या नाम है, ये कहाँ है गंदेवी? हाँ है, सुना है सुना है सुना है। महाराष्ट्र में जो ये गुजरात में चल रहा है तो भी गुजरात में है बारडोली। वो णो है णो, हाँ गण जो इसमें तो है ही नहीं, इंग्लिश में तो णो आता नहीं है, हम न बोलते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं पानी, बट पानी हम पानी बोलने लगे, लेकिन होता है पानी णो, लेकिन इंग्लिश में णो होता ही नहीं। तो वैसे ही है गण देवी, ओके। हाँ गण देवी सुना है। सूरत, नवसारी, व्यारा, भरूच, दो बार भरूच, भरूच ईस्ट, भरूच वेस्ट कोडीनगर एंड तलाला गीर, ओके। तो ये सारी जगह है। नेक्स्ट है हमारी पेपर इंडस्ट्री। पेपर इज मेड आउट ऑफ सॉफ्ट वुड, बैम्बू, ग्रास, मोलेसिस एक्सेट्रा। मोलेसिस मतलब ये शुगर केन का जूस निकाल के जो बाकी का हम फेंक देते हैं ना, उसको मोलासिस बोलते हैं, ओके। इट इज प्रोड्यूस्ड इन दी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड हरियाणा, ओके। जो भी कॉमन हो सारे वो सब याद रखने हैं। देखो ये चैप्टर में, ओके, इसके पहले वाले चैप्टर में भी तुम्हें एक इंडस्ट्री लिखो, उसके नीचे फिर जैसे लास्ट चैप्टर में बताया था मिनरल्स वाले कि क्या क्या लिखना है, तो कहाँ होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ओके, वही सब लिखना है, उसके यूजेस, उसकी प्रॉपर्टीज और कहाँ कहाँ होता है इंडिया में। 3 चीजें मेन होनी चाहिए, ओके। तो उसके लिए प्रॉपर तुम्हारी नोट्स चाहिए होगी। तुम बुक में से पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट याद इजीली रहेगा अगर तुम नोट्स में से पढ़ रहे हो, खुद की बनाई हुई नोट्स, ओके। सो इजीली याद रह जाएगा। और पूरे पूरे सेंटेंस लिख के नोट्स नहीं बनानी है तुम्हें, तो फिर इतना ही कि भाई शुगर केन तो दिस स्टेट खत्म, फिर पेपर इंडस्ट्री ये स्टेट है खत्म, लाइक दैट, ओके। लास्ट चैप्टर था मिनरल्स वाला, तो भाई कुछ भी हो, एल्यूमिनियम, तो ये उसकी ऐसी 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 कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसके ये यूज है और ये इस जगह पर मिलता है, दैट्स इट। वैसे शॉर्ट में नोट्स बनानी है, याद रखने वाली नोट्स, वो नोट्स में से तुम याद रखने की ट्राई कर रहे हो। सेंटेंस तो तुम पूरे के पूरे बुक में से पढ़ ही सकते हो ना, बट बुक में से पूरे सेंटेंस पढ़ो, फिर याद रखने के लिए वो नोट्स में से याद रखो। अंडरस्टूड? अभी भी नोट्स बनाओगे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ओके, याद जल्दी रह जाएगा। हाँ, बट एग्जाम के 10-15 दिन पहले बंद कर देना ये सब नोट्स बनाना एंड ऑल, तब फिर पूरा पढ़ते रहना है। 15 डेज एटलीस्ट, 15 डेज, ओके। तो मतलब जनवरी में पूरा तुम ऐसे नोट्स बनाना, ये वो सब कुछ कर सकते हो, फिर नहीं। CBSE स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। हाँ, so mineral based industry, those industries wherein minerals are used as raw materials are known as mineral based industry. Industries such as iron and steel industry, aluminium, copper, chemical fertilizer, cement, means of transportation and electrical goods are mineral based industry. तो अब जैसे हमने ये सब इंडस्ट्री पढ़ी, वो सारी एग्रेरियन इंडस्ट्री थी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री थी। अब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री 1 by 1 देखने वाले हैं। तो पहला है iron and steel industry. So iron and steel industry is the axis of modern industrial and the economic development. Axis है मतलब क्या, इसी के अराउंड सब कुछ घूम रहा है। Axis मतलब क्या, उसके अराउंड हम घूमते हैं, रोटेट, रिवॉल्व करते हैं। तो वही चीज बताई गई है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It is considered to be the base industry. Base industry इसीलिए तो axis industry। Machines and other constructions are produced from its production. इसके प्रोडक्शन से ही मशीन्स और बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। दिस कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ की इंडस्ट्री। ये की इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आयरन इज वेरी ओल्ड इन इंडिया। ये क्लास 9th और 8th के SST में भी हमने देखा था, कैसे स्टील बनाते थे, वैसे फर्नेसेस और फिर वो मोल्ड करते थे, मेल्ट करते थे, याद हो तो थोड़ा बहुत भी याद हो तो 9th की हिस्ट्री में भी था ये, ओके। आयरन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू मेक, मतलब सोचो जब स्टील बनाया नहीं था लोगों ने,
मतलब जब स्टील का डिस्कवरी नहीं हुआ था कि ये मेटल यूज कर मिक्स करेंगे तब जाके स्टील बनेगा, हम तो कितने सालों से ये तलवार, ये भाला, ये सब बना के लड़ रहे थे, भले ही हमें पता ना हो कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये मेटल है, इससे इसका ये यूज करेंगे तो अच्छा यूज होगा, लाइक दैट। ओके, नहीं हमने साइंस में और उसमें कितना सब कुछ पढ़ा था। एक पिलर है दिल्ली में कि भाई बहुत सालों से उस पे कोरोडी नहीं हुआ, वो एकदम पूरा आयरन का है, ऐसे ही एटमॉस्फेयर में ऐसे खुला रखा हुआ है, कोरोजन ही नहीं होता उस पे। लोग साइंटिस्ट आते हैं, लोग देखते हैं, रिसर्च करते हैं, पता ही नहीं चल रहा कि कैसे बनाया इसको, कैसे लाए, कहाँ से लाए ये चीज। हाँ यस, दैट इज द थिंग। लाल किले के पास ही है। आयरन वॉज इम्पोर्टेड द प्रोसेस ऑफ, हाँ बहुत पुरानी है। आयरन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू मेक स्वॉर्ड्स इन डेमेस्कस, मतलब कि पहले से ही इंपोर्ट किया जाता था स्वॉर्ड बनाने के लिए। जब लड़ाइयाँ स्वॉर्ड से होती थी, गन वाली लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी, तब पहले के टाइम पे आयरन इंपोर्ट किया जाता था इंडिया से। द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया टू प्रोड्यूस आयरन वाज एस्टैब्लिश्ड एट पोर्टोनोवा इन तमिलनाडु। ओके, it was closed due to some reason. A successful production of raw iron was made at Kulti in 1907. The factory established at Jamshedpur started producing iron steel on a very large scale. यही याद रखना है, जमशेदपुर टिस्को वाली, ओके, टाटा की, 1907. Factories were established at Burnpur in West Bengal, at Bhadravati in Karnataka. Iron and steel factories were also established in Bhilai, Rourkela, and at Durgapur. Other large-scale factories were founded at Bokaro, Visakhapatnam, and Salem. तो अलग-अलग जगह का नाम ही दिया हुआ है। Iron ore, coal, limestone, and manganese are used as a raw material for producing iron steel. ये तो हमने जब मिनरल्स की बात कर रहे थे, कोल की, लाइमस्टोन की, मैंगनीज की, तब भी देखा था हमने कि उसका यूज क्या है स्टील मेकिंग में। ओके, तब भी देखा था। A mini steel plant has been found near Hajira in गुजरात। तो छोटा सा स्टील प्लांट है हजीरा, गुजरात में। हजीरा जो है हमारा सूरत के पास, वहाँ पे एक छोटा सा स्टील प्लांट है, एसआर स्टील प्लांट। वो कौन ओन करता है? एसआर कंपनी। जो ये मल्टीप्लेक्स के पास एसआर का पेट्रोल पंप है, वर्किंग नहीं है, बट एसआर का पेट्रोल पंप था, बोल सकते हैं, एसआर का पेट्रोल पंप था, देखा है। ये हमारा मल्टीप्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स में एकदम स्टार्टिंग में, मतलब वो कुंजरेसी के सामने, मतलब अब तो वहाँ पे वो गणेश जी पार्किंग एरिया है, और हम गणेश जी भी वो जो कौन सा, हाँ बीएनएस के जो गणेश जी रखते हैं हम 10 दिन गणेशोत्सव में, वो जो जगह है वो तो पता है ना, वो जो जगह है वहाँ वही एसआर का पेट्रोल पंप था। ओके, एसआर कंपनी का नाम है। तो हिट नहीं हुआ ड्यू टू वॉट एवर रीजन। ओके, पेट्रोल पंप, इसलिए पेट्रोल पंप बहुत सालों पहले ही बंद हो चुका था। अब वो जगह ऐसे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है, और एसआर का ही स्टील प्लांट है सूरत में। ये मुझे क्यों याद है? क्योंकि जब मैं बीई कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तब हमारी ही कॉलेज में एसआर कंपनी आई थी। ये जो मिनी स्टील प्लांट हजीरा है, वो ही एसआर कंपनी हमारी कॉलेज में आई थी रिक्रूटमेंट के लिए, तो इसलिए मुझे याद है। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, कभी सुनाऊंगा। मतलब ये जब आई थी रिक्रूटमेंट के लिए, उसकी स्टोरी है, पर्सनल स्टोरी, कभी सुनाऊंगा। The administration of all iron and steel factories except Tata is handed over to the Steel Authority of India Limited। मतलब कि सारी जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है पूरे इंडिया की, ओके, वो सभी कौन ओन कर रहा है अभी? SAIL, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, पूछा जा सकता है। सिर्फ टाटा को छोड़ के, टाटा के पास स्टील कंपनी अभी भी ओन कर रहा है, बाकी सभी जितनी भी कंपनियां थी छोटी मोटी, ओके, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? जैसे हमने बोला हजीरा पे छोटी कंपनी है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? सेल, मतलब सेल गवर्नमेंट कंपनी है, सेल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसे IOCL है,
ओके, तो IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, तो गवर्नमेंट का मतलब रूल चलेगा उस पर। वैसे ही सेल ही सब कुछ एडमिनिस्ट्रेट करेगा। हाँ, टाटा इंडिपेंडेंट अभी भी अपनी कंपनी चला रहा है। सर वो कंपनी अलग से गवर्नमेंट के साथ मर्ज हो गई है या नहीं, मर्ज हो गई है नहीं बोलेंगे, वो कंपनी वैसे ही चल रही है, बट थोड़ी ओनरशिप गवर्नमेंट की भी है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है कि भाई सपोज लोगों की सैलरी हाइक करनी है, ओके, तो प्राइवेट कंपनी है, तो जैसे टाटा है तो टाटा जितने भी बोर्ड मेंबर्स होंगे, भाई रतन टाटा है, वो डिसीजन लेंगे कि कितनी सैलरी हाइक देनी है। यहाँ पर वो बोर्ड मेंबर्स और वो कंपनी जिसने एस्टेब्लिश की थी वो तो होंगे ही, साथ साथ में गवर्नमेंट के भी लोग होंगे कि भाई इतना हाइक करो। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क समझ रहे हो ना, तुम्हारे स्कूल में जो ये सब काम चलता रहता है कि कोई टाइपिंग वर्क कर रहा है, कोई एडमिशन का कुछ कर रहा है, ओके, प्रिंसिपल के ऑफिस के आसपास जो भी सब कुछ काम चलता रहता है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। HR डिपार्टमेंट हम बोलते हैं। तुम एडमिशन लेने जाओ तब, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने जाओ तब, तो जो हमें धक्के खाने पड़ते हैं, ओके, जो बातचीत करनी पड़ती है, टीचिंग स्टाफ की बात नहीं है, स्कूल की बात करें तो जो टीचर पढ़ाते हैं वो मतलब वो टीचर है अलग, लेकिन जॉब करते हैं, मतलब वो जैसे मैं हूं तो मैं बोलूंगा कि आई वर्क इन जय अम्बे स्कूल, और फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो उनका काम क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर, तो वो भी बोलेगा आई वर्क इन जय अम्बे स्कूल। तो क्या डिफरेंस है, he or she is in administrative department and I am in the teaching staff। तो एक पर्टिकुलर और ग्रुप होता है, एक डिपार्टमेंट होता है सभी इंडस्ट्री में सभी कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी, सब में ही होता है। ओके, सो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड इन द आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। देखो अभी हमें ग्रो करना बाकी है, सब जगह हम फर्स्ट सेकंड है, स्टील में अभी हम 5th नंबर पे हैं। देखो बड़े बड़े स्टील प्लांट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, सालेम, भद्रावती, विजयनगर, हजीरा, भिलाई, रूरकेला, जमशेदपुर, ये रहा जमशेदपुर, ये अपना छत्तीसगढ़, और ये झारखंड, ये रहा झारखंड और वेस्ट बंगाल की बॉर्डर बोल सकते हो तुम। हाँ, इसको तो कंपनी का नाम है ना, जमशेदपुर जगह का नाम है। तो पूरा सिटी जैसा बना दिया। हाँ, पूरा ऐसे सिटी टाइप बना दिया है। जैसे कि भाई तुम यही रिलायंस जामनगर जाओ तो सिटी हो गई। सिटी हो गई क्यों? क्योंकि एक कंपनी जैसे JNFC, छोटी सिटी, JNFC अंदर कॉम्प्लेक्स में गए तो भाई JNFC में स्कूल है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, नवरात्रि भी होता है, थिएटर नहीं है, थिएटर ओपन एयर थिएटर भी है, ओके, सब कुछ ही तो आ गया, बैंक भी है अंदर, सब्जी भी मिलती है, बाकी क्या है? कुछ नहीं। इसलिए तो बोला है JNFC कॉम्प्लेक्स, मतलब रेसिडेंशियल एरिया है वो, कि कंपनी सामने है। ये जो हमारा पुराना हाईवे है उसके इस साइड सारी कंपनी है, पूरी कंपनी JNFC, और इस साइड पूरा रेसिडेंशियल एरिया। तो स्कूल वहीं पे, बैंक वहां पे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहां पे, टेम्पल वहां पे, गार्डन वहां पे, जिम वहां पर, ऑफिस वहां पर, कई और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी वहां पर है। तो मतलब उसके बाहर तुम नहीं जाओगे तो चलेगा। जैसे मैंने अपने कॉलेज की बात की थी, बिट्स पिलाने की, तो भाई जैसे तुम अंदर गए तो हॉस्टल वहां पर है, कुछ परचेस करना है तो जो मार्ट होता है वो भी वहां पर है, ओके, पर्टिकुलर दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब कुछ है। बैंक चाहिए, पैसे निकालने हैं, भेजने हैं, वो भी वहां पर है। छोटी मोटी नहीं, SBI बैंक है, ओके, जो बड़े लेवल पे होगी वो, सब कुछ ही, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, ये वो सब कुछ अंदर मिल जाता है। तो पर बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, लाइक दैट। तो वैसा ही सिटी जैसा बना दिया है, बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा ही करती है। जो क्यों? क्योंकि फिर वो जो एम्प्लॉय होगा ना वो जाएगा नहीं काम पर, उसको क्या लगेगा, अरे जॉब तो अभी छोड़ दो यार, लेकिन ये सिर्फ रहने के लिए नहीं देते, रहने के लिए देते हैं, जो बच्चों की स्कूल की फीस है उसमें भी थोड़ा डिस्काउंट देते हैं, वहाँ पे ही सब कुछ मिल जाता है। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कितना बच गया। सोचो कि तुम रह रहे हो झाड़ेश्वर और सब्जी लेने आते हो तुलसीधाम, तो अगर वीक में 2-3 बार आते हो तो उतना पेट्रोल कितना पड़ेगा ना, फिर
ओके फ्रीली थोड़ी कुछ होगा। मूवी देखनी है तो फिर तुम गए आइनॉक्स, और आइनॉक्स नहीं है तो और दूर गए, कुछ भी मतलब जो भी काम है, ऑफिशियल काम है, म्यूनसिपालिटी वहाँ है। ओके तो वो सब कुछ देखना पड़ेगा, तो वैसे वो पेरेंट्स देखेंगे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में भी कि भाई ये सब मैटर करता है। अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट आयरन एंड स्टील के बाद है एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री। आफ्टर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। दिस मिनरल इज लाइट, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता ही है, लाइट इन वेट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, मैलिएबल है, स्मूथ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो हम इसी को यूज करते थे वायर में भी, अब जाके कॉपर यूज करते हैं। ओके एंड रस्ट प्रूफ, इसको रस्ट नहीं लगता। बॉक्साइट, ये हमने मिनरल्स में पढ़ लिया था। ओके सो बॉक्साइट इज द एल्यूमिनियम ओर। Other minerals are mixed with the aluminium, which is useful in making cars, railways, aeroplanes, and machines. About 40 to 50% of expenses is incurred in the electricity. So this industry is founded where hydroelectricity and bauxites are available easily. So ये सब characteristics की वजह से जहाँ पर बॉक्साइट मिल जाए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए वहाँ पर एस्टेब्लिश की जाती है। Factories producing aluminium are established in Odisha, West Bengal, Kerala, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra and तमिलनाडु। जो भी और बेस इंडस्ट्री होगी, मिनरल बेस इंडस्ट्री होगी, वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, वहाँ पे नहीं मिलेगी। हाँ राजस्थान में थोड़ी बहुत मिल जाएगी, वहाँ पे है थोड़े मिनरल्स। अदरवाइज याद रखने के लिए जब लिखो, ऐसे गलती से तुमने लिख दिया यहाँ पे गुजरात तो गए, महाराष्ट्र गए। ओके क्यों, समझो ना, जैसे हमने बात की कि भाई ब्लैक सॉइल यहाँ मिलती है तो भाई कॉटन हमने महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी वहाँ लिख दिया, शुगर केन के लिए महाराष्ट्र बोल दिया, यूपी बोल दिया जो सबसे ज्यादा है। वैसे ही और सबसे ज्यादा मिनरल्स, कोल है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, वो सब कुछ कहाँ मिलता है? वही हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, दैट पार्ट। अंडरस्टूड? ओके तो वो याद रखने के लिए इजी हो जाएगा। सो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट इज द कॉपर रिफाइनिंग। The usage of copper has increased due to its properties such as easy conductor of electricity. Electricity का good conductor है and it can be mixed with other minerals easily. तो दूसरे minerals के साथ easily भी mixed हो सकता है। Copper is useful in electricity industry in making of refrigerator, air conditioning, automobiles, radiators, domestic utensils etc. तो ये सब copper की ये characteristics की वजह से, ये सब जैसे हमने पहले भी बात की थी कॉपर की मिनरल्स में भी, कि रेफ्रिजरेटर में, एसी में जो पीछे लगा हुआ होता है कंडेंसर, गाड़ी होती है उसमें लगा हुआ होता है जहाँ से रेडिएटर जिसे हम बोलते हैं, तो वो ठंडा करता है इंजन को, उसमें से पानी मूव होता रहता है और इंजन गर्म होता है, वहाँ पे कंबशन होगा तो वो क्या करेगा, ठंडा करेगा। तो रेडिएटर, ओके, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो वायर अभी बनाते हैं, तो ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी वजह से बहुत यूजफुल है। यूटेंसिल्स भी होते हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स हम कम यूज़ करते हैं जनरली, पानी पीने के लिए जग हो, वाटर बॉटल हो उसमें, ओके, खाना बनाने के लिए तो हम यूज़ नहीं करते। फर्स्ट कॉपर रिफाइनिंग यूनिट ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन ICC एट घटशिला इन झारखंड। तो पहला ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि किसने फाउंड किया था, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन ICC, घटशिला झारखंड। 1972 ICC वाज हैंडेड ओवर टू हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो ICC पूरा का पूरा किसको दे दिया गया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। Besides HCL today, copper is produced by private sector also. HCL तो है ही, लेकिन साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर भी कॉपर को प्रोड्यूस करते हैं। Yet the domestic production is not enough, so it has to be imported. लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, इतना ज़्यादा और हमारे पास नहीं है, so अब इसको हम इंपोर्ट करते हैं, इसको कॉपर को। क्यों? सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है, AC, रेफ्रिजरेटर, ऑटोमोबाइल्स, ये तीन, और इलेक्ट्रिसिटी, ये चार। हाँ
यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स, बट यूटेंसिल्स में इतना यूज नहीं है जितना इन सब में है। ओके, बहुत ज्यादा यूज है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में और ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स में भी, कार में, नॉट बाइक्स, कार में, कार मतलब बड़ी कार है, ट्रक है, बस है, उसमें। क्योंकि हमारी गाड़ी में, बाइक में थोड़ी वो रेडिएटर आएगा, हमारा इंजन तो खुला हुआ होता है। देखो, इंजन गर्म होता है, उसको ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो फट जाएगा, क्रैक हो जाएगी। तो कार में तो इंजन बंद होता है, आगे बोनेट के अंदर होता है ना भाई इंजन। बाइक में इंजन ऐसे खुला ही है, मतलब तुम ऐसे देख भी सकते हो, टच करोगे तो गर्म भी लगेगा। तो होगा क्या, गाड़ी घुमाओगे, आगे ले जाओगे तो एयर सामने से जो आएगी वो एयर ठंडी है कंपेयर टू दैट इंजन, तो वो एयर ही कूल कर देगी। मतलब जो एयर पीछे आने वाली एयर ठंडी थी, यहाँ से पास हो गई, और पीछे वाली एयर जो पीछे निकल गई वो एयर गर्म होके निकली। समझ में आ रहा है? ओके, तो उसमें नहीं होता। बट कार है, बस है, ट्रक्स है, उसमें तो इंजन अंदर है, तो वहां थोड़ी एयर आ रही है, इसलिए वहां पे रेडिएटर रखना पड़ता है। कई कई बाइक में तुमने सुना होगा ऑयल कूल्ड इंजन, ऑयल कूल्ड इंजन बाइक में। तो मतलब कि वो आगे से जो आ रहा है एयर, उससे तो इंजन कूल हो ही रहा है, साथ साथ में अंदर एक लेयर छोटा सा बना दिया गया है जिसमें से ऑयल फ्लो होता है। ऑयल फ्लो होगा, वो ऑयल ठंडा होगा कंपेयर टू द इंजन का टेम्परेचर, और फिर वो हीट ले लेगा, ठंडा हो जाएगा। दैट इज द थिंग। चलो, नेक्स्ट इज द केमिकल इंडस्ट्री। द पोजीशन ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट। केमिकल वो तो हमें पता ही है भाई, हम तो भरूच में है। ओके, अहमदाबाद टू वापी और वलसाड, ये पूरा केमिकल जोन है। जैसे हमने बात की कि भाई एशिया के बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया जो है हमारा, वहाँ भी सबसे ज्यादा कंपनी कौन सी है? केमिकल, सबसे ज्यादा कंपनी। गुजरात को बोलेंगे हम कि बहुत ज्यादा कंपनी है, बहुत ग्रोथ कर रहा है, तो सबसे ज्यादा कंपनीज कौन सी है? केमिकल, फार्मास्यूटिकल, वो भी थोड़ी केमिकल ही कहेंगे, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, फिर आती है ऑयल एंड ऑयल कंपनी। सो chemicals are of two type, organic and inorganic. Okay, petrochemicals is the main organic chemical industry. main organic chemical industry कौन सी है? पेट्रोकेमिकल। इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल फाइबर्स। देखो पेट्रोकेमिकल्स, अब आया ना वो जो मैं रिलायंस के बारे में बता रहा था, इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर। मैंने बोला ना बाई प्रोडक्ट मिलता है किसका? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट वो है। ओके, तो फिर इसे हो गया रॉ मटेरियल, जो मैंने रिलायंस की बात की थी, अब कनेक्ट करो वहां। सो आर्टिफिशियल फाइबर्स, आर्टिफिशियल रबर, प्लास्टिक गुड्स, कलर, केमिकल्स एंड इन मेडिसिन्स। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री इज फाउंडेड नियर ऑयल रिफाइनरीज। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक मतलब क्या? कार्बन कंटेंट वाली। ओके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जिसे हम बोलते हैं कार्बनिक, और इनऑर्गेनिक को बोलते हैं हम अकार्बनिक। मतलब कि कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन कंटेंट हो, ओके, सिंपल। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा हो, वैसी इंडस्ट्री। तो पेट्रोकेमिकल मतलब क्या? वही हमारा अल्केन, अल्किन, अल्काइन, वही सब आता रहेगा। ओके, सो दैट इज अल्केन, अल्किन, अल्काइन है क्या? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन है। कार्बन आया ना, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। So organic industry, oil refineries and petrochemical centers. India has an important position in the world in the insecticide industry. Insecticide industry जो होती है, मतलब जो खेत में हम इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट को मारने के लिए जो स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, उसमें इंडिया लीड करती है वर्ल्ड में। ओके, बहुत बहुत ज़्यादा हैजार्डियस भी है। मास्क तुमने शायद देखा होगा कि मास्क पहनकर खेत में ऐसे स्प्रे करते हैं लोग, ग्लास चश्मा पहने और मास्क पहनकर ऐसे स्प्रे करते रहते हैं। वेरी हैजार्डियस, अगर ब्रीथ में चला गया, आंखों में चला गया तो पॉइजनस है ये सब। बट ये हम बहुत अच्छा करते हैं ये बनाने के लिए। एक तो सपोज घर बन रहा था, तो मेरे अंकल तो क्या क्या लेके आ गए थे कि अगर थोड़ा भी हाथ में लगा, स्मेल अंदर गया, तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर गया, तो आदमी को भी कुछ भी हो सकता है। एकदम रेयरली, मतलब वो क्यों लाए थे? क्योंकि जब घर बनता है तो जमीन खोदनी पड़ेगी। जब भी तुम अगर ग्राउंड लेवल से घर बनाते हो, जमीन खोदनी पड़ेगी। जैसे ही तुमने डिगिंग किया तो नीचे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऊपर आएंगे, इंसेक्टिसाइड्स ऊपर आएंगे, चींटी, ये वो सब कुछ, दीमक, सब कुछ। तो जिसे हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, पेस्ट कंट्रोल बोलते हैं। क्या पेस्ट कंट्रोल करवाया या नहीं करवाया? ऐसे
पेस्ट कंट्रोल मतलब क्या, वही वो इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारने के लिए और बाकी पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स। ओके, सो दैट इज द थिंग। गुजरात लीड्स इन द कंट्री, क्यों भाई, पेट्रोकेमिकल यहीं पे है तो। सो गुजरात लीड्स इन द कंट्री इन केमिकल इंडस्ट्री। अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, भरूच मेजर सेंटर ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। नाउ केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो भाई फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं वो मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कि एमोनिया, ओके, यूरिया बोलते हैं, तो यूरिया में एमोनिया यूज होता है। फर्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ इंडिया, जैसे कि ये तो अभी की बात है, ये तो बोला इसलिए याद है, हमारी जेएनएफसी जिसका हम बोलते हैं, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कंपनी, GNFCF स्टैंड्स फॉर फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट कंपनी है फर्टिलाइजर की, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कंपनी। सो फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1906 एट रानीपत इन तमिलनाडु। याद रखना है 1906 इन रानीपत तमिलनाडु। The development of this industry started when Fertilizer Corporation of India started its factory at Sindari. Okay. This is these industries centered in Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab and Kerala. In Gujarat, factories producing chemical fertilizers are located at Kalol, Pavagadwala, Kandla Port, North Gujarat. Okay. Hajira, Surat, Bharuch, Vadodara. Okay. Next, plastic industry. Plastic industry is also known as sunrise industry. क्यों, याद रखना एक मार्क में, सनराइज इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली जीएसए। क्यों सनराइज इंडस्ट्री? क्योंकि हम जैसे कि कन्वेंशनल सोर्सेज जो है उसका यूज कम करने के लिए रिन्यूएबल यूज करते जा रहे हैं, वैसे ही मिनरल्स खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करना यूज करना शुरू कर दिए हैं, प्लास्टिक। ओके, जैसे हम भाई कॉटन बैग नहीं यूज करते, हम जूट बैग नहीं यूज करते, हम तो प्लास्टिक यूज करते हैं, लाइक दैट। सो there has been a constant increase in the demand of raw materials for plastic ke raw material, because it is waterproof and it can fit into any mold. It is used in packing chemicals, textiles, building constructions, vehicle manufacturing, electronics etc. मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी है कि बहुत सारी जगह पे ये यूज होता है, क्या, प्लास्टिक। So important centers producing plastics are Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, Vadodara, Vapi, Kanpur, कोयम्बतूर एंड चेन्नई। तो ये सारी जगह है जहाँ पे प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है। अगर गवर्नमेंट को प्लास्टिक बंदी करना था तो अगर डायरेक्ट उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही टैक्स बढ़ा देते तो ऐसे यूज करो। करेक्ट, बट सम क्वेश्चंस आते हैं, यस, ये ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक बन सकता है। जैसे ऐसा थॉट मुझे भी आता है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम हेल्दी बन जाए तो टॉबैको मैन्युफैक्चर ही क्यों कर रहे हो, बंद कर दो। टॉबैको तुम बेचोगे तो बोलोगे कि भाई सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। वैसा तुम फोटोग्राफ लगाओ और फिर बेचो कि फिर तुम कुछ भी बोलो, बेचो, अलग कर दो, भाई विमल खा रहे हैं तो इलायची अलग और वो टोबैको अलग और सब मिक्स करके खाते हैं। भाई तुम प्रोडक्शन ही बंद कर दो ना, वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। क्यों? एक्सेप्टेबल कि भाई उससे भी इनकम होती है ऑब्वियसली, ओके, बट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो भी चूज करो। गवर्नमेंट ये डिसीजन नहीं लेती। प्लास्टिक है सपोज, तो प्लास्टिक ऐसा तो नहीं है कि हम प्लास्टिक के बगैर जी तो सकते हैं, लेकिन हमने हैबिट लगा दी है, हमने लाइफस्टाइल में हैबिट ले ली है प्लास्टिक की। तो अब एटलीस्ट गवर्नमेंट ये एफर्ट कर रही है कि रीयूजेबल प्लास्टिक बना रही है और जो डिग्रेड हो सके। ओके, पहले वाला प्लास्टिक जो डिग्रेड नहीं होता था, 200 साल बाद भी तुम में से निकालो जमीन में से तो वैसे का वैसा निकलेगा, लेकिन अब डिग्रेडेबल है। डिग्रेडेबल है मतलब क्या, 200 साल तो नहीं लगेंगे उसको डिग्रेड होने के लिए, डिग्रेड हो सकता है वैसा। इसके लिए भी तुमने सुना होगा शायद, माइक्रोन ऐसा वर्ड यूज किया जाता है, इतने माइक्रोन का प्लास्टिक है। ओके, सो पर्टिकुलर उसकी भी कैपेसिटी होती है, जैसे कि जो हैजार्डियस है, जो रीयूजेबल नहीं है, वैसा बेचना और वो सब गवर्नमेंट ने बैन भी किया हुआ है। हमें पता नहीं है क्योंकि हम
जब लेने जाए तो पूछते नहीं है कि कौन सी क्वालिटी का प्लास्टिक है, और बेचने वाला तो दे ही देगा क्योंकि उसे बेचना है, बिजनेस करना है। बट दैट इज द थिंग, यस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, जैसे मैंने बताया टॉबेको मैन्युफैक्चर है, अल्कोहल है, वहाँ पे कर सकती है। अभी न्यूज़ आई थी अहमदाबाद में जो गांधीनगर है, ओके, वहाँ पे आसपास जो बड़े बड़े पॉश एरिया है वहाँ पर अल्कोहल सेलिंग लीगल हो गया है। गुजरात में अल्कोहल बैन है, लेकिन गांधीनगर, अहमदाबाद गांधीनगर में पर्टिकुलर जगह पर अल्कोहल सेलिंग लीगल हो गया है। लेकिन वो परचेज भी पर्टिकुलर लोग ही कर सकते हैं और सेलिंग भी पर्टिकुलर लोग ही कर सकते हैं। तो वो एक एक्चुअली थोड़ा अच्छा रिस्ट्रिक्शन रखा है। बट क्यों किया स्टार्ट क्यों किया? बंद ही था ना, ऑफिशियल क्यों किया तुमने? और अभी तो यहाँ किया है, अभी नेक्स्ट टारगेट है सपोज स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो इतने ज्यादा लोग जाते हैं वहां पर, तो फिर पैसे कहाँ से आए? गवर्नमेंट भी ये सोच रही है। बट दैट इज द इंटेंशन। हमारा इंटेंशन कैसा है? सोचो तुम वहां पे पी पी के फिर ऐसे रिटर्न में आए, रोड तो हमें पता ही है, ओके, सोचो क्या होगा फिर। सो क्यों स्टार्ट करते हैं? पैसों के लिए, ओके, कि भाई सब कुछ फिर पैसों के लिए नहीं करना होता है। सो ये सब बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे हम सापुतारा भी सोच रहे हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो भी फेमस प्लेसेस है, पिलग्रिमेज की बात नहीं हो रही है। जैसे बीच है, दीव दमन में तो अलाउड ही है, वो तो नेशनल टेरिटरी में आता है, ओके, बट सापुतारा है, सोमनाथ में नहीं करेंगे, इसलिए तो बोला कि पिलग्रिमेज में नहीं करेंगे। हाँ, ओके, अदरवाइज कर देते, अगर नहीं होता तो कर देते, वो भी कर देते, ओके, वो भी कर देते, नहीं होता तो वो भी कर देते, बट पिलग्रिमेज है इसीलिए। सो ये तो बात चल रही है, ओके, जैसे कि आबू, अंबाजी नहीं, आबू, वो तो राजस्थान में है, ओके, बट बात है कि भाई बहुत ज्यादा इनकम हो, दैट डज नॉट मीन, अभी डेटा भी आ गया था कि सिर्फ अहमदाबाद में शुरू करेंगे तो 80 करोड़ रुपीस का अल्कोहल बिकेगा। कितने का? 80 करोड़ रुपीस का अल्कोहल। तो गवर्नमेंट, हाँ अच्छा ही है ना, 80 करोड़ आ गए, ला चलो मजे करते हैं, और कुछ और उस वही खर्चे से फिर कुछ और बनाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ओ भाई ब्रिज बनाया, ओ भाई ये स्टैचू बनाया, या कुछ भी बनाया, हमें अच्छा लगेगा। बट वो पिया उन लोग का क्या? हम सोचेंगे अरे गलत लोग तो कुछ भी करके गलत करेंगे, हम नहीं बेचेंगे। तो अभी भी बैन ही है ना भाई, भरूच में सपोज नहीं मिल रहा है, नो परमिशन, तो क्या यहाँ भरूच के लोग नहीं पीते? दैट डज नॉट मीन कि बेचना शुरू कर दो भाई, रिस्ट्रिक्शन है तो रिस्ट्रिक्शन रखो। मैंने जैसे पहले बताया, इट कैन बी अ ग्रुप डिस्कशन टॉपिक, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री। Cement industry is inevitable in the construction of roads, dams, etc. Inevitable मतलब जिसको रोका ना जा सके, जिसको मतलब बंद ना किया जा सके, जिसको रिवर्स ना किया जा सके, वैसे इनएविटेबल, ओके, मतलब इनएविटेबल डिसीजन, मतलब ये डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, इसको रोक सकते नहीं है, इनएविटेबल। तो भाई क्यों इनएविटेबल है? क्योंकि ब्रिज बनाने पड़ेंगे, रोड, ब्रिज भी ना बनाओ, चलो जो है उसको ही यूज करो, रोड बनाने पड़ेंगे, रोड तो बनाने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि यूज होंगे तो वियर एंड टीयर हो जाएगा सब कुछ। सो डैम है, रोड्स है, ओके, कंस्ट्रक्शन करना है, तो इनएविटेबल है ये इंडस्ट्री। इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना इन सीमेंट प्रोडक्शन, तो चाइना के बाद सेकंड आता है इंडिया। अगेन इट कैन बी हैजार्डियस, इसके लिए जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, तुम लोग जब बड़े होके, ओके, बात करना है ना तब बात करेंगे, लेकिन बड़े होंगे, बड़े होकर जब जॉब लेने जाओगे तो सोच समझ कर डिसीजन लेना। सिर्फ पैसे ही, यहाँ पे इतना पैकेज है, यहाँ पे इतना पैकेज है, आई एग्री कि उस टाइम पे पैसे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और लगेगा भी, बट अगर इफ यू कैन अफोर्ड, तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते और तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है तो करो भाई, क्या बोलेंगे। लेकिन इफ यू कैन मैनेज, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द लेस इनकम, सेटिस्फाई होना तो तुम्हारे हाथ में है ना, वो कोई थोड़ी सेटिस्फाई करवाएगा। तो भाई छोटी कम इनकम में भी अगर सेटिस्फाई हुए लेकिन हेल्दी रहे, सो वो एक बड़ा पैकेज है, ओके, वो एक बड़ा पैकेज है, हेल्दी रहो। कई ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे जैसे कि ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, वहाँ के जो ऑपरेटर्स है, लेबर्स है, ओके, उनके ब्रीदिंग में कंटिन्यूअसली ये सब जा रहा है। वुड इंडस्ट्री, ओके,
तो जनरली देखना फर्नीचर बने तो कैसे सब जगह कैसे हो जाती है, रोज साफ सफाई करनी पड़ती है। घर बने तो कैसे घर हो जाता है, रोज सुबह रात को दिन में 2-3 बार हमें सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो ब्रीद में जाए, हमारे बॉडी में जाए। इट इज नॉट गुड। लॉन्ग टर्म के लिए, तुरंत तो कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये डिजीज हमें क्यों हुआ। दैट इज द थिंग। इसीलिए जो सिलेक्शन करना होगा कि ये इंडस्ट्री में जॉब करनी है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वो सोच समझ के करना है। सिर्फ पैसे को ध्यान में मत दे, पैसे को ही सेंटर में मत रखना। बहुत सारी चीजें हैं, ये तो एक बताइए कि खुद की हेल्थ को देखना। दूसरा, तुम्हारे घर से कितना दूर है, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो गुजराती में फ्रेज है ना, धरती नो छेड़ो એટલે घर। पूरी दुनिया घूम लोगे लेकिन आना कहाँ पे है लास्ट में? घर। ओके, तो तुम्हारे घर से सपोज तुम चले गए पैसे कमाने के लिए यूएसए, अब कब आओगे? साल में एक बार आए तो भी नसीब, या तो 3-4 साल में, 2 साल में एक बार, और तब भी फ्लाइट की टिकट याद आएगी, 2 लाख रुपए हो जाएंगे आने जाने में। आने जाने में नहीं, सिर्फ आने जाने में 4-5 हो जाएंगे। ओके, सोचो तो कितना, सिर्फ यही सेंटर में नहीं रखना है। ओके, पैसे, कितना पैकेज, लाइफस्टाइल, साथ साथ में हेल्थ, रिलेशंस, हमारी फैमिली और घर से हाँ, अगर पूरी की पूरी फैमिली ही वहां शिफ्ट हो जा रही है देन नॉट एन इश्यू, क्योंकि घर तो घर वालों से बनता है ना, ये तो अदरवाइज तो फिर मकान है। ओके, वो बोलते हैं ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। ओके, होम मेंबर के साथ हो तो बोलते हैं, हाउस तो भाई क्या कोई नहीं रह रहा है, ऐसे नया बना दिया तो वो हाउस। इसीलिए मकान और घर दोनों अलग अलग है। मकान मतलब हाउस, घर मतलब होम। तो पूरी की पूरी फैमिली ही शिफ्ट हो रही है, नॉट एन इश्यू। क्यों? तुम्हारे लोग वहीं पे है। बहुत सारी चीजें देखने को होती है, इसमें से जो मेन देखने को होता है वो मैंने तुम्हें बताया जॉब सिलेक्शन के टाइम। तो भी लेस इफेक्ट होगा। इफेक्ट तो होगा ही, लेकिन लेस इफेक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, उनको एजुकेट ही नहीं किया जाता। अगर एजुकेट करे तो वो जॉब छोड़ के चले जाएंगे। सपोज 100 लोग काम कर रहे हैं और 100 लोग को एजुकेट कर दिया जाए तो 100 में से समझो कि 80 को बहुत खतरनाक वाली जरूरत है जॉब की, वो नहीं गए। 20 थोड़े हायर लेवल, नहीं भाई पैसे तुम कम दोगे चलेगा, ये सब बॉडी के साथ छेड़खानी नहीं चलेगी, तो चले जाएंगे। अब वो सोचेंगे 20 गए, मतलब 20 का नया रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, कंपनी को लॉस है। तो वो एजुकेट ही नहीं करते, वो कभी एजुकेट ही नहीं करते अपने एम्प्लॉय को कि भाई ये थोड़ा ऐसा है, प्रॉब्लमेटिक है। हमारे भी यहाँ पर अंकलेश्वर में, पानोली, दहेज, झगड़िया, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो हैजार्डियस है, बट वहाँ के एम्प्लॉय को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। 1-2 इंडस्ट्री में नाम नहीं बता रहा, नाम क्यों नहीं बता रहा। एक इंडस्ट्री है पीआई इंडस्ट्री। ओके, तो वहाँ पे क्या है पता है, अगर बहुत सालों तक अगर तुम वहाँ काम करो, शायद मैंने तुम्हें लोग को बताया था, बहुत सालों तक अगर तुम वहाँ का काम करो तो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म हो जाती है। मतलब मेल के स्पर्म क्वालिटी पे इफेक्ट होता है और फीमेल के एग क्वालिटी पे इफेक्ट होता है। सो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होगी ही नहीं, ऑफस्प्रिंग आएंगे ही नहीं। कितना भी तुम मैटिंग एक्टिविटी कर लो, सेक्सुअल एक्टिविटी कर लो, बट चाइल्ड ही नहीं प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्वालिटी ही डिग्रेड हो गई है। बहुत कुछ इफेक्ट करता है, वो वापस बायोलॉजी है। ओके, बहुत कुछ स्पर्म क्वालिटी, एग क्वालिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इवन तुम कौन से टेम्परेचर के पानी से नहाते हो वो भी डिपेंड करता है। ठंडा पानी, गर्म पानी, कितना ठंडा कितना गर्म, वो भी डिपेंड करता है। एग की क्वालिटी जो बनेगी वो, स्पर्म की क्वालिटी जो बनेगी वो। तो जनरली अगर कुछ नहीं समझना हो, कुछ रिसर्च ना करना हो तो ठंडे पानी से नहाते रहो। हमें तो गर्म, इतनी ठंड में सर ठंडे पानी क्या, आप नहाते हो तो हमें बोल रहे हो? हाँ भाई, नॉलेज है, अभी जितना यूज कर सके उतना करो तो उतना बेनिफिट होगा। जो ज्यादा यूज करेगा उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। नॉलेज है, मैं भी नहीं बोल रहा कि सब कुछ मैं फॉलो करता हूँ, बट पता तो होना चाहिए। ओके, जो नहीं नहाते उनका क्या, वो भी है सही, वो बदबू आएगी फिर, क्लीन नहीं होंगे।
चलो the raw materials and products have more weight, so the cement factories are located where the raw material is available in abundance. तो भाई ये इंडस्ट्री जो है उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो कहाँ होती है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, मतलब कि ऐसा समझो बहुत ज्यादा बॉक्साइट मिलने वाला, वो तो एल्यूमिनियम की बात कर रही है, बट सीमेंट के लिए जो भी डोलोमाइट ये वो जो भी जरूरी है, जिप्सम, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, जो भी डाल रहे हैं अंदर, ओके, वो नजदीक मिल जाए पहाड़ों के आसपास, ओके, वहां पे ही इंडस्ट्री डाल दो। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही इतना महंगा पड़ेगा, एक तो दूर होगा तो ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा, किसका? फ्यूल का। क्यों? क्योंकि भाई बहुत माइन्यूट है ऑब्जर्वेशन, लेकिन है, तुम अकेले हाँ इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तुम्हारी डबल सीटेड साइकिल है, तुम अकेले साइकिल चला रहे हो और पीछे कोई बैठा हुआ है तुम्हारा फ्रेंड या सिबलिंग, फिर साइकिल चला रहे हो, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी या सेम एनर्जी कंज्यूम होगी? ज्यादा ही कंज्यूम होगी। मैं नहीं चला, मैं पीछे, तू चला भाई, नहीं तो उतर लाइक दैट। तो सेम चीज बाइक में भी होती है, हम तो लटका देते हैं, बैठ बैठ भाई, दो क्या तू चार बैठ, तू टंकी पे बैठ, चलो, ओके, बट वो ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन करेगी, वो गाड़ी ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन करेगी। एट द सेम टाइम टायर में हवा नहीं है, मतलब कम है, 40 psi चाहिए और तुम 20 पे ही चला रहे हो, तो भी ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन करेगी। ये सब टेक्निकलिटी हमें पता होनी चाहिए, हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ लॉजिक लगाना है, फिर ऐसा नहीं हाँ चलता है चलता है नहीं, ये नॉलेज को डे टू डे लाइफ में लाओ। ओके, सो इसीलिए नजदीक में एस्टैब्लिश की जाती है। बहुत ज्यादा हैवी होती है सीमेंट की एक बोरी, देखो भाई एक जगह से दूसरी जगह रखनी हो कितनी हैवी होती है, और अगर पूरे दिन यही काम करना हो तो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बैग्स होते हैं। That is the thing. There is a fairly good development of this industry in Gujarat. लोग तो गुजरात, टोबैको में गुजरात टॉप पर है, सीमेंट में भी गुजरात टॉप पर है। There is a fairly good development, और ऑयल में भी है, ऑयल वाला बेनिफिट वाला है, ये सब थोड़ा हैजर्डियस है। टोबैको में भी फर्स्ट नंबर पे है गुजरात, बताया था ना मैंने, फर्स्ट नंबर पे है टोबैको प्रोडक्शन में गुजरात। वो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर था तब बताया। हाँ, कंजम्पशन में डोंट नो, कंजम्पशन में नॉर्थ गुजरात बहुत खतरनाक, मतलब छोटे छोटे स्कूल के बच्चे मावा खा रहे हैं, स्कूल के बच्चे 11th-12th वो मावा खा रहे हैं। हाँ, नॉर्थ गुजरात, ओके, पर्टिकुलर हम नाम नहीं लेंगे, बट क्यों नहीं होना चाहिए ना, सब खा रहे हैं और कोई रोकता भी नहीं है, पापा भी खा रहे हैं, घर के सब मेंबर खा रहे हैं, तो फिर रोकेगा कौन? सभी खा रहे हैं तो, नहीं तो बोलेंगे पापा आप भी तो खाते हो, क्या मुझे बोल रहे हो, ऐसे बोलेंगे। एक जोक सुना था अभी थोड़े दिन पहले, तो एक आदमी ऐसे मावा खा रहा था, गुटखा, वो आया, फोटोग्राफर आया, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, मावा खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, ये गुटखा धीरे धीरे तुम्हें मार देगा। तो बोले जल्दी किसको है? तो बोले गुटखा तुम्हें धीरे धीरे मार देगा, तो बोले जल्दी किसको है? धीरे धीरे ही मार रहा है ना, ऐसे। हाँ चलो नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री। अच्छा, ट्रांसपोर्ट करें, हाँ, अरे कल भी तो कम किया था हमने, अभी भी थोड़ा चालू हो गया है पेन, लेकिन थोड़ा पढ़ गए, थक गए क्या? हो ये तो आज खत्म हो ऐसा है रे। ये एक ही पेज है। खत्म कर देते हैं, पानी पी लेते हैं, अरे आराम से हो जाएगा 7:30 तक। में तो प्लस माइनस आता है।
भी एक पेज बाकी है। आधा पेज है। जितना हो उतना, ऐसा नहीं कि कंप्लीट ही करेंगे, जितना हो उतना। देखो ये सीबीएसई में इतने क्वेश्चंस देते नहीं है, तो दिस यू कैन नोटिस, ओके, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनके क्वेश्चंस तुम चेक कर सकते हो कि भाई वेयर आर द सुगर केन फैक्ट्रीज लोकेटेड एंड व्हाई, राइट शॉर्ट नोट ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, स्टार्टिंग वाला, देन कॉटन टेक्सटाइल, मेंशन स्टेप्स टू कर्ब द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वो भी हम देखेंगे लास्ट टॉपिक में, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, स्टार्टिंग वाला, राइट an answer following question in brief, how many shipbuilding centers are there in India, which are they, कौन कौन से हैं शिप बिल्डिंग, पहले ही देखा था शिप बिल्डिंग में 18वीं सेंचुरी से पहले इंडिया टॉप पर था, ओके, तो वो सब चीज़ें, विच रॉ मटेरियल्स इज नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, अभी हम देखने वाले हैं, पॉल्यूशन वाला है। लास्ट है या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। सर ऐसा कुछ होता है कि लैंग्वेज में फुल मार्क्स नहीं दे सकते? हाँ, ऐसा रूल नहीं है, बट कहीं ना कहीं से मार्क्स काट लेते हैं, और कहाँ से काटते हैं, ग्रामर में से, क्योंकि ग्रामर आता है लैंग्वेज में, और ग्रामर में से मार्क्स काट लेते हैं। अगर ग्रामर में मार्क्स नहीं काटा तो फुल मार्क्स आ सकते हैं लैंग्वेज में भी, बट जनरली वही गलती हो जाती है, इसलिए काट देते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं ना। तो सर क्वेश्चन आंसर में भी मतलब इंग्लिश के उसमें ना क्वेश्चन आंसर में भी सब में वर्ड हाफ ही दिया, बोले कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो पूछो ना क्यों दूसरा लेकिन वो मेरे को कुछ पूछना नहीं, कुछ ना कुछ होगा। जैसे देखो अभी दिशा ने बताया तो उसको भी ऐसे मार्क्स मिले, लेकिन भाई गलती पता है कि भाई सपोज टेंस उल्टे सीधे लिखे हैं, ओके, उसका ये था कि टेंस मतलब एक ही टेंस में आंसर पूरा खत्म करो, ये ज्यादा से ज्यादा दो, बट दो में भी प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर तो मोस्टली नहीं आएगा 99%, बट प्रेजेंट पास्ट को मिक्स मत करो, प्रेजेंट तो पूरा प्रेजेंट, पास्ट तो पूरा पास्ट। अब पास्ट में तीन तीन है कि सिंपल पास्ट, परफेक्ट पास्ट, कंटिन्यूअस पास्ट, उसमें तुम जो यूज करना हो कर सकते हो। प्रेजेंट में भी तुम सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पार्टिसिप, परफेक्ट प्रेजेंट, वो सब यूज कर सकते हो। बट मिक्स करोगे तो शायद ग्रामेटिकली मार्क्स काटे, बट अगर वो भी सही है तो मार्क्स नहीं काट सकते। कंटेंट है तो पूछो, और जैसे तुमने बताया अगर पूछने से फायदा नहीं है सो डोंट डीमोटिवेटेड। तुम भाई अच्छा 60 है मेरे, तो मैं तो मानूंगा 70 ही आया है, क्योंकि मैडम ने ऐसे उल्टे सीधे ही काटे हैं, लाइक दैट। और सर एक्सीडिंग मार्क्स मतलब लिमिट है? लिमिट मतलब भाई एक पेज का बोला हो तो तुमने 1.5 पेज लिखा चलेगा, फिर उससे भी बहुत ज़्यादा लिख दिया तो नहीं चलेगा, और एक पेज का बोला हो और तुमने 75% पेज फुल कर दिया है तो भी चलेगा, लेकिन आधा ही पेज लिखा हुआ है तो नहीं चलेगा। तो सर मतलब अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें एक सप्लीमेंट्री का एक पेज एंड हाफ पेज तो लेना पड़ेगा, अगर लाइन छोड़कर लिख दिया तो। हाँ, लाइन छोड़ के लिखते हो, एक एक लाइन क्यों? सर मेरा मतलब हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है तो इसलिए। बट फिर देखना, क्योंकि कैन समटाइम्स इट कैन क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इवेल्युएटर माइंड कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट इफेक्ट, बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्रीज भर जाएगी ना फिर तुम्हारी। मेरा मैथ्स में जो अच्छे सप्लीमेंट्री थी। नहीं, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे ये राइट अप, तुम मैथ्स में भले ही तुम एक एक लाइन छोड़ के लिखो कोई बात नहीं, जहाँ पे राइट अप लिखना हो उसकी बात कर रहा हूँ, थियरी लिखो, ऐसा ना नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा रफ यूज़ कर लिया है तुमने स्पेस का रफ यूज़ किया है ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, और स्पेस का यूज़ ही नहीं किया है वैसा भी नहीं लगना चाहिए कि भाई जो आंसर तुमने लिखा है वही आंसर तुम एक पेज में अच्छे से लिख सकते थे, लेकिन तुमने वर्ड्स और लाइन एकदम नज़दीक नज़दीक करके तुमने आधे में ही ख़त्म कर दिया, वो भी नहीं लगना चाहिए। तो जो नॉर्मल हैंडराइटिंग तुम विजुलाइज कर सकते हो कि तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है या कम,
ये मैंने तुम्हारे पेपर चेक किए थे, कई पेपर में तुमने ऐसे लिखा है टेस्ट में भी, बट आई थॉट कि सिर्फ उसमें ऐसा लिखा होगा, तुम सब में ही ऐसे ही लिखते हो। हाँ मतलब लाइन छोड़ता हूँ और बीच में गैप हो जाता हूँ, तो फिर कुछ वर्ड्स क्योंकि पता नहीं चलते मेरे मुझे खुद का लिखा ऐसा नहीं है। चेक हुए मतलब मोस्टली तो मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ कि तुम पूरा प्रिपेयर करो, देन आई थिंक कि क्या तुम सबके लिए प्रिपेयर रहो, जैसा बोर्ड का होगा वैसा ही, बट देन अभी पेपर बनाया नहीं है तो सोचूंगा फाइनली कैसे बनता है, बट प्रिपेयर रहना लेटर के लिए भी, ग्रामर के लिए भी। हाँ वो भी, एक तो पहली बात तो कि मुझे 2 पेपर बनाना है। मतलब ग्राफ पैराग्राफ के लिए कुछ थोड़े टिप्स दे देना, अच्छा, पता नहीं चलता क्या करना है। मतलब पैराग्राफ दिया होता है उसमें से तो लिखना है, लेकिन उसमें क्या लिखना है मतलब वही चीज कि इतना परसेंटेज इतना है, इतना परसेंटेज इतना है, तो मतलब एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या है कि जनरली हम सोचते हैं कि जो पैराग्राफ गिवन है उसमें से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, मेजरली नहीं मिलता, मेजर केस में नहीं मिलता, उसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा। जैसे कि मैथ्स में केस बेस्ड होता है तो वो हमें कहीं देखा ही नहीं होगा, तुम्हें लॉजिक लगाना। अभी मैंने टेस्ट में 1-2 पूछे थे, HCF वाला पूछा था, तो पहले तो पता है ये कौन से चैप्टर का है यार, ऐसे तो वैसे होगा, समझ रहे हो? ओके, सो वो तुम्हें पहले तो पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अच्छे से, वो तुम अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, फिर आंसर मिलेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तुम्हें पैराग्राफ में से मिल जाएगा। पढ़ो, ढूंढने का ट्राई करो, बट बहुत डीप में मत चले जाना। ये पैराग्राफ एनालिटिकल की बात कर रहे हैं। वो नहीं सर, आप मैंने अनसीन पैसेज की बात कर रहे हाँ हैं। आप अनसीन पैसेज हाँ, तुम एनालिटिकल पैराग्राफ हाँ वो टेबल और वो बनाना ग्राफ एंड ऑल, हाँ उसका क्या हुआ? तो मतलब सर उसमें से ऐसा डायरेक्टली लिख देंगे इसका इतना परसेंटेज। थोड़ा राइटअप होना चाहिए, मतलब डायरेक्टली तुम ऐसे नंबर्स लिख दोगे तो नहीं, थोड़ा आगे पीछे की लाइन जिसका इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन लिखना पड़ेगा जिसका इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन लिखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट उसके मतलब थोड़े भी टॉपिक के बाहर नहीं चला जाता डायरेक्ट। हाँ मतलब वही बोल रहा ना कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी है, बट आगे जैसे कि तुम लेटर लिखते हो तो लेटर में पहले मैंने आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी, फिर मैंने सोचा ये करूंगा वो करूंगा, इसलिए मैंने आपको ये लेटर लिख रहा हूँ, और फिर मेन तुम सेंटर में लिखते हो एक पैरा में, फिर लास्ट में वापस बकवास के हाँ थैंकिंग यू, एक्सपेक्टिंग के भाई यू विल गिव मी प्रॉम्प्ट रिप्लाई, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू एंड ऑल, वो वापस, तो वो सब एक्स्ट्रा है, लेकिन तुमने टॉपिक ही चेंज कर दिया, वो नहीं करना है। टॉपिक के साथ साथ एक्स्ट्रा डाल दो कुछ भी, और वो थोड़ा होना चाहिए, ज्यादा नहीं। खाने में हम मसाले डालते हैं, उतना ही होना चाहिए, मसाले में खाना होगा तो खा नहीं पाएंगे। ओके चलो, कहाँ गया? सीमेंट चल रहा था ना? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, यस। तो सीमेंट पड़ा कहाँ? इट प्रोड्यूसेस से बाकी है ना भाई, नहीं पड़ा ये। ओके नहीं, ये कहाँ पढ़ा मैं आ गया बोल दिया कि ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये नहीं पढ़ा। इट प्रोड्यूसेस अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन, मतलब हमारी सीमेंट इंडस्ट्री 6% जो प्रोड्यूस होती है उसमें से 6% इंडिया प्रोड्यूस करती है। लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले एक्सेट्रा आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा कि पूछा जा सकता है, The raw materials and the products have more weight। अच्छा, यहाँ से मैंने पढ़ लिया, 1-2 लाइनें मैंने ये कर दी, यहाँ से तो पढ़ा था। ओके, यहाँ से तो पढ़ा था, यस। So more weight, गपचा दी। So the cement factory are located where the raw materials is available in abundance। Okay, चलो देखते हैं transport equipment industry। You might have seen many types of vehicles for travels। बहुत सारे लोगों को ट्रैवल के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अभी देखो ये ऐसी इंडस्ट्री है, ये ऐसा बिजनेस है, तुम जा सकते हो, अंदर घुस सकते हो। ओके, मतलब स्टार्टअप बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आगे जाके तुम्हें कुछ करना है ये कर सकते हैं। Earlier there were animal driven vehicles which were
वेरी स्लो। एनिमल ड्रिवन थे पहले तो, बैलगाड़ी और ऊंटगाड़ी और वो सब चलता था। Today, in modern age, vehicles with faster speed along with the development of roads have come in usage. Yes, the industry which produces such vehicle is known as transport industry. तो वही इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। मैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन को बिजनेस। मतलब कि जैसे ओला आ गई, ओला कैब्स अभी भरूच में नहीं आई, बट ओला कैब्स, उबर कैब्स, ओके। तो ये लोगों, तुम बड़ी सिटी में जाओ, सपोज अहमदाबाद में जाओ तो तुम्हें ओला उबर मिल जाएगी। मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, बड़ी बड़ी सिटीज में जाओ, मेट्रो सिटीज जिसे हम बोलेंगे, वहाँ पे अहमदाबाद में मिलेगी यस ओला उबर, ओके। सो बात क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि तुम इजीली ट्रांसपोर्ट देते हो कि कोई आ रहा है, बोल रहे हो मुझे यहाँ से जहाँ जाना है, तो तुम छोड़ दो उसे। तो अगर तुम वैसे ही गाड़ी लेके जाओगे, ओके, मतलब इट्स लाइक जैसे टैक्सी ड्राइवर नहीं होते, ऑटो ड्राइवर नहीं होते, वही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। बट ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में बहुत अर्न कर सकते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें। हाँ बोलो। अभी सर एक मतलब मैंने देखा था उस पर एक नई सर्विस चालू हुई कि वो एप्लीकेशन क्या करते हैं, जैसे कि आप इधर से झाड़ेश्वर जा रहे हो, आप अकेले जा रहे हो और किसी को ज़रूरत है या उसे भी जाना है आपके साथ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, उसका भी थोड़ा कम प्राइस में हो जाएगा और आपको भी थोड़ा प्राइस में। हाँ यस, वो एक्चुअली ये ओला उबर में भी ये चीज़ है कि अगर तुम ओला उबर बुक करो, ओला कैब उबर कैब, तो तुम्हें ऑप्शन ही मिल जाता है शेयर्ड और प्राइवेट, इंडिविजुअल। तो शेयर्ड करोगे मतलब क्या कि सपोज 600 रुपये होंगे तुम्हारे जाने वाले, अब तुम 6 लोग जा रहे हो तो 100 रुपये आ जाएंगे, और तुम बोलोगे प्राइवेट तो 600 के 600 तुम्हें पे करना है, लाइक दैट। सो आर यू कंफर्टेबल विद द अदर पर्सन, तो फिर हमें शेयर्ड करना होगा। और शेयर करने में प्रॉब्लम क्या है, वापस सस्ता तो हो गया, लेकिन एक को जाना है ऐसे शक्तिनाथ, एक को जाना है शुक्ल तीर्थ, और एक को जाना है ऐसे हॉस्टल ग्राउंड, ओके। तो मतलब सब अलग अलग जगह पे, सब बोलेंगे मुझे भरूच जाना है, लेकिन भरूच में सब अलग अलग। तो अब पहले किसको ड्रॉप करने जाए वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर किसी को ड्रॉप करने जाए और तुम्हें जल्दी है तो गए। तो अगर जल्दी में अगर तुम कहीं जा रहे हो तो प्राइवेट ही बुक करना चाहिए, इंडिविजुअल। और अगर तुम्हें चलेगा थोड़ा लेट होगा तो પછી पैसे बचाने के लिए शेयर। लेकिन मैं बता रहा था कि बिजनेस ऐसे बहुत सारी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे तो ये बिजनेस की बातें हैं कि भाई लास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज है जिससे पैसा अर्न कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे हमने बोला गलत चीजें नहीं करनी है, ओके। कि भाई अभी अल्कोहल बेचना शुरू कर दिया, ये वो, ओके। इससे अच्छी बहुत सारी चीजें हैं जैसे पैसा अर्न कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे। एक ही मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो देखा था, एक बंदा सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक काम करता है, सुबह 5 से लेकर रात के 11 बजे तक, रात के 11, हाँ। और उसकी एज थी 55 ईयर्स, 55 ईयर्स एज। इतना ज्यादा हार्ड वर्क करता क्या था पता है? मैगी बना के बेचता था। बहुत सारे ऐसे मैगी के पैकेट्स थे, पानी डाला, बॉईल किया। तो बोल रहे अगर मैं मैगी में पानी डाल के बेच सकता हूँ, 55 साल का हूँ, तो आप लोग तो अभी जवान हो और कुछ भी कर सकते हो। सोचो बिजनेस। और वो मतलब तुम आसपास सब देखोगे तो ऐसा लगेगा ये कितनी मैगी बेचते हैं भाई एक दिन की, इतने सारे पैकेट्स, ओके। सोचो ना 5 से 11 मतलब कितनी बेचते होंगे, और मार्जिन कैसा होगा। 10 रुपीज की मैगी है, ओके, और खाने में हम सपोज 50 रुपीज देते हैं। तुम अभी तो वहाँ भी बढ़ गया है वो, ओके। बट तुम ऐसे हिल स्टेशन पे खाने जाओ, 70 रुपीज की भी देखी है मैंने, सापुतारा में 70 रुपीज की मैगी, और पैकेट कौन सा, 10 रुपीज वाला। मार्जिन कितना, मतलब 10 रुपीज मैगी के, गैस ले लो, पानी, ये सब कुछ करके दूसरे 10 रुपीज हो गए, तो कितना मार्जिन हुआ, 50 रुपीज, 20 और 70, 50 रुपीज का मार्जिन एक ही पे। वैसे तुमने 100 बेच दी, सिर्फ मैगी बेच रहे हो तो, ओके, तो कितने हो गए, 50 × 100, 5000। बहुत सारे टेक्निक्स है पैसे अर्न करने के लिए, बट फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर रोज तुम भी बेचते रहो। तुम ज्यादा अर्न कर लिए, फिर एक बंदा रख लो, भाई तू ही बेचना, ये ले पैसे, ये उसकी सैलरी। हाँ, इकोनॉमिक्स, रेलवे देख लेते हैं। रेलवे सर्विसेज डिजर्व एप्रिसिएशन ऑफ ट्रैवलिंग इन इंडिया। भाई पूरे वर्ल्ड का
लंबा मतलब लेंथ में Long. ओके हमारा रेलवे नेटवर्क है. Railways manufacture the equipment of its own requirement by itself, such as railway engines, passenger coaches, goods coaches, etc. तो भाई रेलवे खुद बनाती है अपने कोचेस एंड ऑल. ऐसा नहीं कि कोई बनाता है और फिर ले लिया. मतलब रेलवे इंडस्ट्री की भी मतलब कंपनी होती है जहाँ पे रेल बनती है, मतलब जो कोचेस है वो बनते हैं. आज की जो मॉडर्न रेल्स है जैसे कि मेट्रो एंड ऑल, मेट्रो ट्रेन एंड ऑल, वो कोचेस हमने ऑर्डर दिए हुए हैं. वो भी बहुत कम. अभी मेकिंग अब तो मतलब लेटेस्ट बात करें तो हम जनरली खुद बनाते हैं, एट द सेम टाइम दूसरों की बनाते हैं. अभी लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में एक मेट्रो ट्रेन बनाई जो मेड इन इंडिया थी. ऑस्ट्रेलिया की मेट्रो ट्रेन मेड इन इंडिया, इंडिया में बनी और फिर हमने उनको दे दिया. मतलब ऐसे असेंबल वहाँ किया, ऐसे समझ रहे हो. सो बहुत. और ये तो ग्राउंड लेवल की बात हो गई. भाई स्पेस भी हम बना रहे हैं. रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल्स इसरो दूसरों को बना के दे रहा है. इतने ऑर्डर्स ले लिए अफ्रीका रशिया के पास से ऑर्डर्स लिए हैं क्योंकि हमारा जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो हम सस्ते में बना देते हैं और वो लोग करोड़ों खर्चा करते हैं रॉकेट को लॉन्च करते हैं. वो तो ऑर्डर ले लिए हैं और अब गवर्नमेंट उस पर काम कर रहा है. हमारी कंपनियां DRDO इसरो उस पर काम कर रही है. These are also produced privately. तो privately भी produce होते हैं coaches. There are 3 types of railway engines: steam, diesel, and electric. Nowadays we are running on electric. But अभी भी ऐसे जगह है, ऐसे हिल स्टेशन है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई थोड़ा टफ हो जाएगा, तो वहाँ पे हम स्टीम डीजल यूज करें. स्टीम भी बहुत कम, क्योंकि स्टीम बनाने के लिए फिर तुम्हें वापस कोल डालना पड़ेगा. ओके, तो हम डीजल यूज करते हैं. The steam engines are now used only for the heritage train. Heritage train होती है मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी. ओके, हेरिटेज ट्रेन वहाँ यूज होती है और जहाँ इलेक्ट्रिकल सप्लाई ना हो तो यूज होता है. ओके, विच आर रन ओनली फॉर टूरिज्म पर्पस. और वो टूरिज्म पर्पस के लिए यूज होता है. उसके चार्ज इतने होते हैं कि उनका सारा खर्चा निकल जाएगा. ओके, टूरिज्म जैसे कि सपोज तुम वडोदरा में है ना. ओके, वडोदरा में वो जो कौन सा है सयाजी बाग, वहाँ पे है हेरिटेज ट्रेन. हाँ वही कमाटी बाग. ओके, वो फिर काकरिया है, काकरिया में सब जगह ऐसे ट्रेन्स होती है कि भाई तुम, लेकिन वो तो इलेक्ट्रिकल ही होती है. क्या? हाँ, बहुत सारी जगह पे है, बट वो टूरिज्म पर्पस के लिए है. ओके, डीजल एंड इलेक्ट्रिकल इंजिन्स आर प्रोड्यूस्ड एट Mihijam in Chitranjan Locomotive Works in West Bengal, Diesel Locomotive Works at Varanasi and Tata Locomotive Works at Jamshedpur. तो ये 3 जगह पे बनते हैं. एंड पैसेंजर कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड इन पेरम्बर, बेंगलुरु, कपूरथला एंड कोलकाता. तो पैसेंजर कोचेज यहाँ पर बनते हैं. अंडरस्टूड? ओके, सो रोड व्हीकल्स, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और फिर पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन एंड हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अंडरस्टूड? ओके.